बिहार में कल्चर है, यूपीएससी की पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना बिहार से जुड़ा हुआ है, तो आपके मन में कभी आया नहीं, चूँकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे। मगर जैसे हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था, तो उसके ठीक पहले एक दुखद पारिवारिक घटना हो गई। वो घटना ये है कि हम लोगों के यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए गांव से लोग जाते हैं। वो पहले गांव से बनारस जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बनारस जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ के गया जी जाते हैं। जी जी। तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये सब लोग गए थे और वहाँ से पैसेंजर ट्रेन में मुगलसराय से गया जी की तरफ चले। तो एक मुगलसराय, सासाराम के पहले एक शिवसागर स्टेशन है। तो हमारे पिताजी शिवसागर स्टेशन पर उतरे पानी लेने के लिए, पानी ले रहे। वो पानी लेके आते तब तक गाड़ी खुल गई। अब खोजना शुरू हुआ, पिताजी के बारे में कहाँ है। गया से लेके मुगलसराय के बीच जितने रेलवे स्टेशन है, सब रेलवे स्टेशन पर मैं गया। वहाँ एक्सीडेंट आज के कारण जो मरने वाले लोगों की सूची रहती है, फोटो रहता है, कहीं कुछ पता नहीं चला। सरयू राय जी ने अपने जीवन का सबसे अहम जो भावुक पल था, उन्होंने साझा किया। शायद पहली बार उन्होंने कैमरे के सामने ये कहा है। नीतीश कुमार जी हमारे क्लासमेट 11वीं क्लास में जी। जब एडमिशन पटना में हुआ जी तो उनका भी हुआ था जी। एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में हम लोग थे जी। इस नाते एक कहिए कि मैं आरएसएस विद्यार्थी परिषद का कसौटी पर कसा हुआ जो स्वयंसेवक या कार्यकर्ता है, मैं उस तरह का नहीं था। नहीं, जिससे मित्रता है वो चाहे जिस संगठन में भी हो, बिल्कुल मित्रता है जी। तो इसको लेकर कभी कभी द्वंद्व होता था। आप विज्ञान के स्टूडेंट थे और किसी सब्जेक्ट या मुद्दा आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल रिसर्च करके उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या आपको नहीं लगा कभी भी कि मैं बहुत बेहतर साइंटिस्ट बन सकता था? आप राजनीति में नहीं, सही कर रहे हैं आप। तो हमने, नीतीश जी ने, सभी ने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया साइंस कॉलेज में जी। और उसी समय आरएसएस पर प्रतिबंध भी लग गया। तो आरएसएस प्रतिबंधित संगठन हो गया तो उसका काम कर नहीं सकते हैं। काम करिए, भूमिगत काम हम लोग आरम्भ करें जी। तो उस समय से भूमिगत काम शुरू हुआ। अखबारों में छप नहीं सकता है क्योंकि अखबार में तो उस समय बिल्कुल ही प्रतिबंधित समाचार ही छपते थे। तो ये हुआ कि एक पत्रिका निकाली जाए जी, लोकवाणी नाम से जी। आपको एक एक नाम, एक एक तारीख, सब चीज याद है? मगर 2-3 अंक के बाद जी छापा पड़ गया। जी। उस वक्त मजदूर प्रेस एक था, वहाँ छापा पड़ गया। जी जी। तो हमको याद है अच्छी तरह से कि हम लोग रिक्शा पर, मैं और अशोक सिंह बैठ के और सामग्री लेके जा रहे थे कि अब देंगे छपने के लिए। सड़क के इस पर हम लोग थे, रिक्शा पहुंचा था, तब तक देखो सर पुलिस पहुंची हुई है वहाँ। अच्छा। तो हम लोग को लग गया कि प्रेस में छापेमारी हो गई। हम लोग अपना जो फर्मा था लौट के आए, मगर पहले से जो दिया हुआ था वहाँ जितने पेज का वो सब तो वहीं पर था। वो सब सीज कर लिया पुलिस ने। तो मैं उस समय दाढ़ी रखता था, तो मैं स्टेशन से उतर के सुबह सुबह सीधे शर्मा घर चला गया। उनकी माँ थी, उनकी माँ ने हमको बाहर बरामदे में बैठा दिया। सीधे शर्मा 2-3 घंटे के बाद आए, देखो मैं बाहर बैठा हूँ, ले गए घर में। तो माँ से पूछे क्यों बैठा दिया, तो बोली कि नहीं ये मियाँ लगता था इसलिए हम घर में नहीं आने दिए इसको। तो एक दिन मैं घूम रहा था तो मुझे मिल गए नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सारे के सारे लोग, 3-4 लोग। बोले कि भाई कैसे कैलाश जी से भेंट होगा। तो हमारे दिमाग में नहीं आया, हमने कहा जरूर भेंट हो जाएगी, चलिए भेंट कराता हूँ। मैं इन 3-4 लोगों को लेके पहुंच गया जहाँ कैलाशपति मिश्रा का गुप्त ठिकाना था। फिर वो ठिकाना छोड़ना पड़ा उनको। तो उसमें मुझे बहुत तकलीफ अंदर से हुई थी कि मेरे एक छोटी सी नादानी के कारण से जो हम लोगों का विश्वसनीय ठिकाना था वो खत्म हो गया। ऐसे दर्जनों घर हम लोगों ने इमरजेंसी में बदला होगा। जैसे हम लोग साटते थे 1 घंटे के अंदर पुलिस पहुंचती थी, उसको हटाती थी। तो उम्मीद ही नहीं था कि भाई गांधी जी का लिखा हुआ भी ये लोग हटाएंगे। एक मास्क बनाया गांधी जी का,
कि भाई मास्क बना के लोग मास्क लगा के और स्टेशन पर घूमेंगे, जाएंगे और गांधी जी का जो कहा हुआ है का बांटेंगे, पैम्पलेट बांटेंगे, गांधी ने जो कहा था जी। पुलिस को समझ में आ गई और पुलिस वालों ने इतनी पिटाई किया सबकी, कई गिरफ्तारियां हुई। जो पटरी बनी हुई पैदल चलने की, उसी पर साइकिल को डगराते हुए ले जाना। जी। तो आगे जो लॉ कॉलेज के सामने गंगा जी का घाट है जी, उस घाट पर कुछ बुदबुदाहट हो रही थी, तो लगा कि अंधेरा है, कुछ लोग होंगे। तो एक बैग मेरी साइकिल पहुंची तो सब वहां पुलिस वाले थे और पुलिस वाले जो नारा लिखा गया था उसको मिटा रहे थे। उनका काम था नारा मिटाना और गाली दे रहे थे, साला सब लिख देता है नारा। अभी हम लोगों को परेशानी होती है जी। अब हम तो समझ गए कि आज तो मेरा दोबारा नारा हो गया। लालू प्रसाद यादव जी से दोस्ती आपकी थी, वो कब हुई थी? देखिए, लालू जी हमसे सीनियर थे क्लास। अच्छा। लॉ कॉलेज में पढ़ते थे जी। तो हम लोग साइंस वाले जो थे वो पढ़ने वाले लोग लड़के थे जी। जो लॉ कॉलेज आदमी थे वो छात्र नेतागिरी करनी है, इसलिए एडमिशन ले लिया। अच्छा। आपको बिहार की आर्थिक स्थिति पर लिखने का काम दिया गया था। उस वक्त आपको पता चला कि पशुपालन विभाग में कुछ अनियमितता चल रही थी और इसकी जानकारी आपने लालू प्रसाद यादव को ही दी थी, तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? तो लालू जी की विशेषता थी, एक तो दोस्त परस्त आदमी थे जी, बेलौस थे। मैं पत्रकार भी संयोग से हो गया था जी। उसी से मुझे पता चला कि अखबारों में विज्ञापन आ जाता है तो कैसे समाचार काटे जाते हैं जी। बजट में जितना पैसा आ रहा है वित्त विभाग, ये पशुपालन विभाग के लिए, इस साल आया 40 करोड़, तो अगले साल हो गया 60 करोड़, उसके अगले साल हो गया 100 करोड़, अगले साल हो गया 250 करोड़। मगर कहीं से भी ये खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका रिपोर्ट नहीं दिखाई पड़ता था सामने। तब मुझे शंका हुई जी। और मैंने सबों को कहा कि पशुपालन विभाग में तो गड़बड़ हो रहा है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। उसमें से 10 से 11 बिंदु ऐसे थे जिसमें पशुपालन घोटाला और खजाना से अवैध निकासी का जिक्र था जी। अब पशुपालन घोटाला का जो केंद्र बिंदु था वो रांची था जी जी जी। सारे के सारे जिसको हम पशुपालन माफिया कहते हैं रांची पोस्टेड थे कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं प्रवक्ता था भाजपा का। पहले दिन तो मेरा जो बयान था उसमें साइक्लोस्टाइल बयान हम लोग बना के भेजते थे जी जी। पूरा बयान ही अखबार के दफ्तर से लोग निकलवा लिया, छपा नहीं अगले दिन। रांची के बीजेपी के 2 बड़े नेता, नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, ये हवाई जहाज से पटना पहुंचे और हमारे अश्विनी कुमार जी अध्यक्ष थे, उनके कमरे में बंद रहे 1.5-2 घंटे। मैंने सुशील मोदी को फोन किया कि देखिए 2 लोग आ गए हैं, मेरी शंका है ये लीपापोती करने का प्रयास करेंगे। तो सुशील मोदी ने कहा कि आप बेकार शंका करते रहते हैं। मगर उन लोगों ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से बयान दिलवा दिया कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे थे और पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया, न्यायिक जांच कराई जाए। तो लालू जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण यही हो गया कि पूरे सीबीआई जांच की निगरानी कोर्ट कर रहा था, इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ हो नहीं सकी। आज भी लोग कहते हैं कि अमित खरे ने बड़ी भूमिका निभाई थी। अमित खरे चाईबासा में डीसी था। किलो दिखा रहा है कि सांड और गाय आ रहा है हरियाणा से, बड़ी संख्या में खरीद गाय आ रही है। गाय कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है जी। तो बोल दिया कि चारा का अभाव था, गाय सब भूखे मर गई, बहुत गाय मर गई। तो पशुपालन घोटाले का बड़ा सबूत उसमें मिला होता अगर हम भी थोड़ा ठसक नहीं दिखाए होते। जब आप शुरुआती दिनों में घोटाला पे घोटाला उजागर कर रहे थे तो उस वक्त आप सेकेंड हैंड स्कूटर में घूमा करते थे। उस स्कूटर की भी अपनी कहानी है। क्या आपको कभी डर नहीं लगा इस दौरान? देखिए, डर नहीं लगता था। आप मुंह पर किसी भी नेता को आईना दिखा देते हैं, पहले बताते हैं, फिर चेताते हैं, उसके बाद धज्जियां उड़ा देते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपका आलोचक ही ना हो। अब रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी जिस दिन जी। उसके पहली वाली रात में 12 बजे मुझे भाजपा कार्यालय में बुलाया गया, तो उसमें मुझे मंत्री बनाया गया। मगर दिल्ली से जो मुझे जानकारी मिली कि रघुवर दास जी ने वीटो कर दिया था कि इनको हम मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे। तो ये सब इलाज बुलाकर एक तनाव का वातावरण मेरे रघुवर दास जी के बीच में बन गया था। सबों से मैंने यही कहा कि भाई देखिए, रघुवर दास जी ने ठान लिया है कि मुझे टिकट नहीं दिलवाएंगे, और परंपरा है रही कि मुख्यमंत्री अगर कहीं वीटो लगा देता है तो वही बात होती है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, उसके शाम को पहले मैं राजनाथ सिंह के गया। मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे आपको पार्टी टिकट नहीं देगी। मैं फिर यही कहता हूँ कि मुझे कल भी कह दीजिए कि टिकट नहीं आपको दिया जाएगा, तो मैं ही इसकी घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर मेरे साथ छल हुआ तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसके कारण से स्थिति पैदा हुई। तो नड्डा ने एक दिन के बाद मुझे फोन किया तो कहा कि भाई, मैंने कहा कि भाई नहीं टिकट देना है तो मुझे बता दो। मैंने कहा भाई साहब, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को नाराज कर लिया। तो हमने कहा भाई मुझे आप तर्क मत दीजिए मैंने क्या किया है। अब मैं जमशेदपुर पूर्वी में जो रघुवर दास का क्षेत्र है उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। उस वक्त जब आप जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो लालू प्रसाद यादव जी का फोन आया था। तो मेरे साथ घूम रहा था, एक बार मेरा फोन लिया था, अचानक उसका फोन गिर गया, हड़बड़ाया। मैंने कहा क्या हो गया प्रतीक? अरे लालू जी का फोन है। लालू प्रसाद एक आदमी बोला, लालू प्रसाद। तो जो लालू जी की दहशत थी जी, उसका फोन गिर गया। मैंने फोन लिया, फिर से लगाया। लालू बोले कि देखा, चुनाव में तुम्हारा हम समर्थन कर दिले बानी, कौनो इलाका में अगर हुई कि हमारे लोग वोट नहीं करत तो हमरा के फोन करिए, हम ठीक करा दें सब। तो मैं ये मानता हूँ कि तुलसीदास ने लिखा है कि वही है सो जो राम रचि राखा, क्योंकि मुझे जो ठीक लगता था मैं वो करता था। और आज भी इसको मैं विशेषता नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा स्वभाव दोष है जी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मेरे सामने जो कुछ मुद्दे आते हैं, गलत हैं, सही नहीं हैं, या वो मुझे अच्छा नहीं रहे तो मैं उनको वोकल होकर मैं उठाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसका मेरे कैरियर पर क्या प्रभाव होगा। मैं कैरियरिस्ट नहीं होकर। आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे मेहमान हैं उन्हें लोग प्रेम भी करते हैं, कई राजनेता भय भी खाते हैं, द्वेष भी रखते हैं, लेकिन सबसे अहम सम्मान सभी करते हैं, चाहे वे उनके विरोधी ही क्यों ना हो। मात्र 8 वर्ष की आयु में देशभक्ति का ज्वार जगा, इमरजेंसी में भूमिगत रहे, आरएसएस के लिए काम किया, स्वतंत्र पत्रकार रहे और जब राजनीति में आए तो बड़े बड़े राजाओं को आईना भी दिखाया। नाम है सरयू राय। नमस्कार सर, और आजाद सिपाही में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप हमेशा फिट दिखते हैं, आपकी फिटनेस का सीक्रेट क्या है, सबसे पहले ये बताइए। फिटनेस का सीक्रेट यही है कि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है जी। आम जिंदगी जैसे होती है जी जी, घर परिवार की, दोस्त मित्र की, जी, जो मिला खा लिया। जी जी। और कोई ऐसा रूटीन नहीं है कि हम कहें कि इसको हम लोग फॉलो करते हैं। जी जी जी। सामान्य जीवन है जी। अब ईश्वर ने अगर बनाया है जी इस तरह का शरीर दिया है तो ईश्वर की ही विशेषता कही जाएगी जी। कि अभी तक हम लोग फिट कहा जाए या कोई ऐसी रोग, बीमारी, दुख, तकलीफ नहीं है जी जी जी। जिससे अपने भी तकलीफ हो जी और दोस्त मित्र और घर परिवार को भी तकलीफ हो। ऐसा कुछ अभी तक जी। नहीं है। उम्र के हिसाब से मेरा 1949 का जन्म है जी। जुलाई 1949 का, तो उसके हिसाब से इस साल जुलाई में 76 साल पूरा हो गया। जी।
यानी 77 साल शुरू जी हुआ है। जी 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 तो जब तक कि ईश्वर का दिया हुआ ढांचा चल रहा है तब तक चल रहा है। जी जी। अब यहाँ से हमारे दर्शक एक सफ़र पर जाएंगे, सरयू राय जी की ज़िंदगी के सफ़र पर। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ और एजुकेशन के बारे में बताएं, और जो आर्थिक परिस्थितियां थी परिवार के बारे में, अगर उसके बारे में जानकारी देना चाहें तो सर। देखिए, मेरा जन्म हुआ बक्सर के पास में, वहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर एक गांव है खनीदा। जी। पहले जिसमें मेरा जन्म हुआ उसमें शाहाबाद जिला था। हम्म। अब शाहाबाद जिला 4 जिलों में बंट गया है, हम्म। तो मेरा गांव बक्सर जिला में आ गया है। जी। और गांव ऐसा है कि अब तो जाने आने की सड़क बन गई है वहाँ। जी जी मगर जिस समय हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज में थे, जी उस समय चूँकि हम लोगों का गांव सोन नहरों से सिंचित होने वाले गांवों में से है, जी। तो कम से कम 2 फसल तो होती ही है। हम्म। तो खेती किसानी के नाते समृद्ध गांव रहा है, जी। मगर रास्ता नहीं था। बरसात के 4 महीने हम्म। बिल्कुल आवागमन कटा रहता था। हम्म। या तो पैदल जाइए हम्म। या घोड़ा घोड़ी या गधा जी से सामान बाजार से लाइए। जी जी इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता था। जी तो इस तरह के गांव में मेरा जन्म हुआ। जी। और हमारे परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। पिताजी भी को भी अक्षर ज्ञान नहीं था, केवल अभ्यास से दस्तखत कर लेते थे वो अपना। माँ बिल्कुल ही निरक्षर थी। जी। गांव में केवल 2 लोग थे जो पहले मैट्रिक पास करके नौकरी कर रहे थे। इसके अलावे कहीं से कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं था जी कि आदमी पढ़ाई करे, ऊपर जाए, काम करे। लोग संतुष्ट थे कि कुछ भी नहीं है तो खेती तो है ना, जी। कुछ नहीं करेगा आदमी तो खेती खेती करेगा। जी और किसान हम लोग थे, 40 एकड़ जमीन थी। जी पिताजी अकेले ही भाई में थे, हम लोग 2 भाई थे। जी तो कहीं से भी कोई तकलीफ परिवार में नहीं थी। जी मध्यम वर्ग का परिवार था जी और हम लोग खुश रहते थे। जी। हम लोग जब पढ़ाई शुरू हुई तो मेरे गांव में एक प्राइमरी स्कूल था। जी एक ही कमरा था, सब तीनों क्लास कक्षा की पढ़ाई उसी में होती थी। जी एक मास्टर साहब थे, हमको याद है, हेड मास्टर थे रामजी सहाय। जी। वो हमारे गांव से 5-6 किलोमीटर दूर उनका गांव था। वहाँ से आते थे और रामचंद्र लाल हमारे गांव में थे, उनके घर में रहते थे। और हर शनिवार को चले जाते थे, सोमवार को आ जाते थे। जी। तो उस समय एक शनिचरा की पद्धति चलती थी कि शनिवार के दिन कोई पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में। जी। अपने घर से जी जो भी छात्र पढ़ रहा है जी वह कुछ भी लाएगा, चावल दाल सब्जी जी लाएगा। जी और वही हमारे जो जी। मास्टर साहब थे उनका पारिश्रमिक हो जाता था महीने भर का। जी जी जी। उसको ही लेकर शनिवार को जाते थे, फिर सोमवार को आते थे। और सबको पढ़ाते थे, एक ही मास्टर थे, 3 क्लास की पढ़ाई थी। बोरा बिछा के, बोरा नीचे हम लोग अपने घर से बोरा लेके जाते थे जी, क्योंकि बोरा ही सर्वसुलभ था उस समय। बिल्कुल। बोरा लेके जाते थे, एक स्लेट रहती थी, हाँ, स्लेट रहती थी। उसी पर लिखना है, मिटाना है। और लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? वो लिखने के लिए खड़ी मिलता था उजला रंग जी का, जी जी जिससे हम लोग लिखते थे उस पर। जी जी। तो स्लेट पर ही लिखना मिटाना वही चलता था। जी मैट्रिक पास करने के बाद हमारे गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर इटाढ़ी है, प्रखंड मुख्यालय है। तो वहाँ 5वीं कक्षा से ऊपर की पढ़ाई थी जी। तो फिर वहाँ जा गए हम लोग, एडमिशन हुआ। रोज़ पैदल जाना आना पड़ता था। शुरू में तो बहुत तकलीफ लगती थी, करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर। 7 से 8 किलोमीटर। तो हम लोग की सोन कनाल थी, नहर थी जी। नहर के किनारे किनारे ही जाना था, कोई सड़क नहीं थी। जी जी। और मुझे याद है कि मैट्रिक तक हम लोगों ने स्कूल जाने के लिए जूता नहीं पहना था। अच्छा। पैदल जाना है, नहर की मिट्टी पर जाना है, हाफ पैंट किनारे जाना है। हाफ पैंट, जल्दी हाफ पैंट पहनते थे हम लोग, हाफ पैंट ही चलता था जी। और गांव में पायजामा का भी प्रचलन बहुत कम था। जी बिल्कुल कम था। तो इस तरह से पढ़ाई हुई जी। और पढ़ाई में कहीं से कोई
ये मोटिवेशन नहीं रहता था कि बहुत पढ़ना है। हम्म। हम लोग के गांव में कोई घड़ी होती नहीं थी, जी तो घर का जो छज्जा है जी 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 वो कितना दूर आंगन में धूप आई उससे ही पता चलता था कि स्कूल यहाँ जाने का समय जी, हो गया। समय हो गया। सुबह निकला आदमी, स्कूल जी चला गया। जी जी माँ या बहन जो भी है वो पॉकेट में भुंजा भर देते थे लोग, अच्छा। जी और भुंजा लेके जाते थे। दोपहर में भुंजा खाए, हम्म। फिर शाम को 4 बजे वहाँ से छुट्टी हुई, दौड़ते दौड़ते घर आए, फिर खेले गांव के मैदान में, जी खेलना कूदना हुआ, कौन फुटबॉल सा हुआ। खेल पसंद था? उसमें फुटबॉल ही होता था, फुटबॉल फुटबॉल और कबड्डी, फुटबॉल कबड्डी। ये 2 गांव में लगातार होता था। बरसात के समय तो और आप भी कौन कई सा तरह। आप कौन सा खेल खेलते थे ज्यादा? हम लोग फुटबॉल ही खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। फुटबॉल खेलते थे। जी तो यही जीवन रहता था। जी और उस समय लालटेन होती थी, किरासन तेल से जलती थी, जी जी हर आधे घंटे में वो भभक जाती थी और पूरा शीशा काला हो जाता जी था। जी जी फिर बाद में उसके बाद डिबरी का प्रचलन चला हाँ। कि डिबरी युग। हाँ, तो डिबरी में ये समस्या नहीं थी जी, जी। कि लालटेन के कारण शीशा जी, काला हो जाएगा। जी जी तो हम लोग का की जो पढ़ाई हुई एक तरह से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हुई। जी काम है, पढ़ना पढ़ रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ के क्या करेंगे और कोई बहुत ऊपर जाएंगे या बहुत महान बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। पढ़ाई में मन लगता था आपका? पढ़ाई में मन लगता था, मन लगता था। जैसे जैसे ऊपर के क्लास में चलते जी, गए, जी, पढ़ाई जी। में और अधिक मन लगने लगा था। कौन सा सब्जेक्ट उस वक्त पसंद था आपको? हम लोग सब्जेक्ट बना हुआ था ना जी जी मैट्रिक तक, जी तो मैट्रिक में जाने के बाद साइंस आर्ट्स अलग होता था, राइट। 8वीं क्लास के बाद। जी 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 तो हम तो साइंस में थे, तो फिजिक्स मुझे अच्छा लगता था, जी फिजिक्स अच्छा लगता था। और रिजल्ट भी अच्छा हुआ, मैट्रिक में भी बढ़िया रिजल्ट हुआ, अच्छा हुआ। जी तो पढ़ाई जो बेसिक पढ़ाई थी वो इसी तरह की थी, कहीं कोई ट्यूशन हाँ था नहीं। जी जी हम लोग चूँकि गांव दूर था तो स्कूल में हम लोग रुक नहीं सकते थे जी, कि जी। टीचर से ट्यूशन भी पढ़े फिर गांव जाए। जी तो जो अपने बुद्धि विवेक से हो सका जी पढ़ाई हुई। और घर परिवार में भी कोई बहुत जोर नहीं था, पढ़ना है, जी बैठिए पढ़िए। हम्म, और इस तरह से एक सामान्य माहौल में जी बचपन गुजरा। जी मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए जी तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन हो गया, जो उस समय का जी सबसे जब महत्वपूर्ण। भारत चीन युद्ध हुआ था यहाँ, एक इंटरव्यू में मैंने देखा था। भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ जी था। जी और उस वक्त मैट्रिक आप कर चुके थे? नहीं, मैट्रिक नहीं, उसमें तो मैं 8वीं कक्षा में 8वीं में पढ़ा था। कक्षा में थे। जी तो हमारे एक दोस्त थे जो प्रखंड मुख्यालय है, हमारे क्लासमेट थे। जी जी वो परिचित थे संघ के लोगों से। जी, जी, वहाँ जी, जी। मुख्यालय में आरएसएस जी जी का काम था, राम सिंहासन यादव नाम था उनका। जी 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 तो जब युद्ध हुआ और देशभक्ति का जी ज्वार चारों तरफ फैल जी, गया जी, गांव गांव में, जी 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 तो आरएसएस के लोगों ने अपनी शाखाओं का विस्तार गांव तक करना आरंभ किया। जी तो राम सिंहासन यादव वहाँ के उन लोगों को लेकर आए। एक ब्रह्म द्विवेदी थे जिनको हम लोग ब्रह्मा दुबे कहते थे। जी तो ये सब लोग आए, गांव के स्कूल में आए तो बुलाया गया, मैं भी गया मिलने के लिए उन लोगों से। तो बताया उन लोगों ने किस तरह का संगठन है, जी जी देशभक्ति है, चीन से लड़ाई हो रही है, जी तो गांव गांव में हम लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग खड़ा हों, हमारी शाखाएं लगे। जी तो मैं तैयार हुआ जी और हमारी अपना जो गांव है, हमारी गांव की जो शाखा थी, उसका मुख्य शिक्षक मुझे लोगों ने बना दिया। जी जी कुछ दिन तक बताया कैसे कैसे शाखा लगती है। जी तो मैं 3 साल तक अपने गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक था लगातार। ये कब की बात है? ये 1962, 63, 64, 65। मतलब उस उम्र में आप मतलब आरएसएस प्रभावित हो गए थे, जुड़ गए थे? 8वीं में पढ़ते थे तो 13-14 साल की उम्र होगी, 13 साल 14 की साल उम्र की होगी। होगी। 13, जी 14 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई प्रभावित आरएसएस क्या है जी विस्तार से, इसकी भूमिका कोई सामने नहीं थी। जी जी एक देशभक्त संगठन है जी और हिंदू परंपरा है, हिंदू आदर्श जी, है, जी, उसके जी। लिए काम करते हैं। जी जी तो इतना ही सोचकर मैंने काम शुरू किया। जी बिल्कुल अच्छा काम है। बिल्कुल
और शाखा से हम लोग को ये लगता था जी कि भाई लड़ाई हो रही है तो आदमी का शरीर मजबूत रहे, खेल कूद ही शाखा में होता है ज़्यादा। जी तो इस नाते हम लोगों ने आरंभ किया था। कोई बहुत बौद्धिक जी आयाम गाँव में जी संघ की शाखाओं का नहीं था। जी 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 तो जैसे हम लोग और खेल करते खेलते हाँ, कूदते हाँ, थे हाँ, वैसे भी था। समय निकल लेते थे। समय निकलता था, 1 घंटा का समय शाखा के लिए निकलता था। जी 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 तो ये मैं मैट्रिक पास करने तक अपने गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक था। मुक्त शिक्षक। तो संघ से मेरा यही लगाव था। जी जी उसके बाद मैं पढ़ाई के सिलसिले में पटना आ गया 10वीं के बाद 11वीं कक्षा में। जी तो पटना तो काफ़ी दिन तक जी। संघ से संबंध टूटा रहा, क्योंकि कोई जी स्रोत नहीं था जिसके माध्यम से हम संपर्क करते जी वहाँ जी जाकर। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1-2 साल संबंध थोड़ा शिथिल रहा। उसके बाद में हमारे जो साथी थे, कुछ गांव में ऐसी समस्या हुई जी कि वो चले गए अपने मित्र या रिश्तेदार के यहाँ पाकुड़ में, वहाँ पढ़ते थे। जी पाकुड़ भागलपुर के डिवीजन में जी था। जी तो 1965 में, संभवतः 65 या 66 में जी गोविंदाचार्य जी जी आरएसएस के प्रचारक होकर यहाँ आए जी जी बिहार में। जी जी बिहार में जी तो भागलपुर में रहे हो। जी। तो भागलपुर में राम सिंहासन यादव ने अपना नाम वहाँ भोला शंकर बंधु रख लिया था। जी 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 तो भोला ने उनको बताया मेरे बारे में। जी तो जब भागलपुर से वो पटना सिटी का प्रचारक होकर आए जी जी तो उन्होंने कॉलेज में मुझे संपर्क किया, जी और उनके माध्यम से ही सुशील मोदी और जो बिल्कुल संघ के लोग थे, जी, अश्विनी चौबे, इन जी, सारे जी। लोगों से मेरा संपर्क में। परिचय हुआ। जी तो फिर मेरा संबंध दोबारा जी बना संघ से, और मुख्य रूप से कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का काम हम लोग करने लगे। जी जी तो मुझे सबसे पहले वहाँ साइंस कॉलेज की शाखा का विद्यार्थी परिषद का जी मुझे अध्यक्ष बनाया गया। जी वहाँ से मैंने शुरुआत की। जी जी मगर हम लोग का जो व्यक्तिगत जीवन था जी वो ग्रामीण परिवेश से जहाँ से आए जी थे, बिल्कुल एक अल्हड़पन रहता था। जी और संगठन के अलावे भी और जो लोग हैं उनसे जी। दोस्ती मिलता रहती थी। जी 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 तो इस नाते जो अन्य लोग थे दूसरे संगठनों के, उनसे भी मेरे संबंध हमेशा ही जी अच्छा रहे। अच्छा रहे। कभी कभी आरएसएस के लोगों को भ्रम होता था जी कि भाई मैं विद्यार्थी परिषद में भी हूँ जी और मेरा संबंध दूसरों से भी है। जी जी नीतीश कुमार जी हमारे क्लासमेट क्लासमेट थे, वही आने वाले थे। 11वीं क्लास में जी जब एडमिशन पटना में हुआ जी तो उनका भी हुआ था। जी एक ही सेक्शन में, एक ही क्लास में क्लास में हम लोग थे। जी तो इस नाते, मगर वो लोग समाजवादी थे। हाँ और पहले आरएसएस में हम जुड़े थे तो उस समय भी हम लोग के इलाके में उस समय जी कम्युनिस्ट पार्टियों का अच्छा संगठन था। जी सूरज प्रसाद हुआ करते थे जो बाद में बिहार कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बने। जी जी तो ऐसे लोगों से भी संबंध था। जी तो यहाँ आए तो मेरा इन लोगों से भी संबंध रहा। जी तो इस नाते एक कहिए कि मैं आरएसएस या विद्यार्थी परिषद का कसौटी पर कसा हुआ जो स्वयंसेवक या कार्यकर्ता जी। है, मैं उस तरह का नहीं था। नहीं जी विद्यार्थी परिषद पसंद था, उसका काम हम लोग करते थे, जी छात्र जी संगठन जी, करते थे। जी 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 पर इसके अलावा जिससे मित्रता है वो चाहे जिस संगठन में भी हो, बिल्कुल मित्रता है। जी तो इसको लेकर कभी कभी द्वंद्व होता था जी कि जो पक्के विद्यार्थी परिषद के लोग हैं या जी। संघ के लोग हैं, उनको लगता था कि आदमी तो यहाँ हम लोग के लिए भी संगठन में काम करता है और संबंध दूसरे लोगों से भी है। जी तो कुछ गलतफहमी होती थी इस बारे में। जी जी मगर हम लोगों का अपना जो चरित्र था, जी वो चरित्र था, गांव से आए थे हम लोग, बिल्कुल जिससे संबंध है, जो मित्र है, दोस्त है, वो दोस्त है। हम जी, संगठन में काम कर रहे हैं, जी, आपका जी, संगठन में काम कर रहे हैं। जी। तो इसी रूप में हमने काम करना वहाँ शुरू किया। आप विज्ञान के स्टूडेंट थे जी। और किसी सब्जेक्ट या मुद्दा आप उसके पीछे पड़ जाते हैं तो बिल्कुल रिसर्च करके उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्या आपको नहीं लगा कभी भी कि मैं बहुत बेहतर साइंटिस्ट बन सकता था? आप राजनीति में नहीं, सही कर रहे हैं आप। जी। देखिए, हम लोग फिजिक्स पढ़ने आए। जी मुझे याद है कि 11वीं की परीक्षा उन्होंने पास की, जी नंबर अच्छा आया था।
तो उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नंबर के आधार पर ही होता था। जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने अप्लाई किया बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जी। में। नीतीश कुमार जी ने भी किया, मैंने भी किया। जी जी और हम लोगों की उसमें इच्छा थी कि हम लोग जी जनरल साइंस की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग न करें। जी। मगर घर के लोगों से बड़ी दबाव रहता था इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए। तो हमने, नीतीश जी ने, सभी ने बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया साइंस कॉलेज में। जी जी हम लोग पार्ट 1 की पढ़ाई करेंगे, साइंस की करेंगे, जी इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे। जी जी। मगर उस समय नंबर था तो 2-3 बार कॉल आता था अच्छा। कि भाई आपका सिलेक्शन हो गया है, आप आइए एडमिशन लीजिए। जी जी। तो तीसरे कॉल में लिखा था कि अंतिम कॉल है। अच्छा। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई घर से बड़ी दबाव, हम तो जा रहे हैं एडमिशन लेने। जी तो मैं भी गया, जी जी जी। एडमिशन लिए हम लोग। पर हमने फिर छोड़ के अच्छा। और हमने बीएससी पार्ट 1 की पढ़ाई की, फिजिक्स में ऑनर्स किया। जी यही किया मैंने। तो इस तरह से मेरा इंजीनियरिंग से नाता जी टूट गया। जी जी। एमएससी मैंने किया। जब एमएससी मेरा फाइनल हो गया, उसके पहले ही या करीब करीब उसी समय विद्यार्थी परिषद के राम बहादुर राय, जी जो आज दिल्ली में हैं, अच्छे पत्रकार भी रहे, जी, वो विद्यार्थी परिषद के महासचिव थे। जी तो उनसे बात हुई तो कहा कि यार कुछ समय दीजिए, हम लोग होल टाइमर के नाते काम करेंगे। जी तो मैंने उनको समय दिया 73-74 में, जी। और मैं फुल टाइम विद्यार्थी परिषद के लिए कार्यकर्ता हो गया। और मेरे जी में छपरा, सिवान, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया, जी, जो 5 जिले थे, इनका काम था। मैंने यहाँ का, मैं संगठन मंत्री के नाते जी जी विद्यार्थी परिषद में काम करना शुरू किया। जी तो वह तो समय ऐसा था कि कोई साधन नहीं थे उस समय। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमको याद है कि पटना से अगर आपको जाना है छपरा, तो बच्चा बाबू की पानी वाली जहाज होती थी जी। महेंद्रू घाट पर हम लोग जहाज पकड़ते थे और पहले जा घाट पर उतरते थे। जी। वहाँ उस समय सड़कों पर केवल बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की ही लाल बसें चलती थी, प्राइवेट बसें नहीं चलती थी। जी जी। तो आदमी दौड़ के आगे बस में जगह लेता था। फिर छपरा गए, सिवान गए, गोपालगंज गए। जी। उसमें संगठन में एक पद्धति थी कि अगर आप छपरा पहुँच गए जी तो पटना से छपरा तक का तो जो भी आपके जाना है किराया हो, कार्यालय भुगतान करेगा उसका। जी जी। अब उसके आगे जाना है, सिवान जाना है, तो छपरा वाले सिवान तक का बस का टिकट कटा देंगे, सिवान वाले गोपालगंज का कटा देंगे, गोपालगंज वाले मोतिहारी का, मोतिहारी वाले बेतिया का। तो इस तरह का चलता था। जी जी। तो उसमें व्यय पत्र हम लोगों को देना होता था कि आपने संगठन के काम से टूर किया, प्रवास किया, तो खर्चा कितना हुआ। ठीक है जी। तो जिसका जितना व्यय पत्र कम होता था वो उतना अच्छा कार्यकर्ता माना जाता। अच्छा जी जी। तो हम लोग भी ध्यान रखते थे कि भाई अपने मुख्यालय का खर्चा कम से कम हो। तो मुश्किल से कहाँ करते थे? कटौती की बात कहीं आती थी। जो हम लोग प्रोग्राम ही इस तरह से बनाते थे कि छपरा चले गए, आगे की यात्रा फिर वहाँ के लोग ही संभाल लेते थे। तो व्यय पत्र बहुत कम आता था, 10 रुपया 11 रुपया हम लोग महीने में जी जी खर्च करते थे। भोजनाथ की व्यवस्था वहीं से हो जाती थी। तो इस तरह से हम लोग उस समय काम किया। बड़ी संघर्ष का समय था। जी जी। कोई सवारी ऐसी नहीं थी जिससे हम लोग गाड़ी से या कार से जाएं, बस ही एकमात्र सवारी थी। जी जी। और मोटरसाइकिल बहुत कम हुआ करती थी उस समय आगे में। जी। पैदल भी हम लोग काफ़ी घूमते थे। जी। तो इस तरह से हमने संगठन का काम किया, खड़ा किया। जी। इस बीच में जेपी आंदोलन आरंभ हो गया। जी। तो मेरे एक और मित्र थे, कृष्ण वल्लभ प्रसाद यादव जी जी। जो साइंस कॉलेज में थे हम लोग के साथ फर्स्ट ईयर में। बाद में जी उन्होंने अंग्रेजी से एमए किया। जी। तो उनकी नौकरी यहाँ हो गई राम लखन सिंह यादव कॉलेज में, रांची में। जी। अच्छा। एक सत्यनारायण यादव उस समय जी सेक्रेटरी हुआ करते थे। जी। तो हमको इन्होंने खबर किया, कृष्ण वल्लभ यादव ने, कि आ जाओ यहाँ। मैं यहाँ आया जी। और मुझे लगता है कि 1973 के दिसंबर में मैं आया होगा। बात हुई सत्यनारायण बाबू से जी। और हुआ कि नहीं ठीक है जी। तो हम लोग उसमें कोकर में तो बिल्कुल खाली ही खाली था। एक आध घर था, एक घर था, उसके कमरे में हम रहते थे। जी। फिर हुआ कि मैं गांव जाऊं, सामान लेके आऊं। जी। तब तक 74 का फरवरी हो गया था और गांव गए तो
पटना गए जी। तो उसमें आंदोलन आरंभ हो गया था। जी रामजतन सिन्हा उस समय पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे जी और वो मेरे बड़ी खास मित्रों में हुआ जी करते थे। जी जी तो उन्होंने कहा कि भाई छात्र संघर्ष समिति बनी है, इसमें आपको शामिल करते हैं, जी आंदोलन करना चाहिए हम लोगों को। जी। फिर गोविंदाचार्य आदमी मिले। हम्म, तो अब मेरी नौकरी वही 2 महीने की रह गई, उसके बाद फिर मैं दोबारा आया नहीं है। अच्छा। फिर हम लोग आंदोलन में लग जी गए। जी जी तो उसमें संगठन का ही काम करना मुख्य रूप जी से था। जी जी विद्यार्थी परिषद जी छात्र आंदोलन का एक घटक था। जी तो किस तरह से विद्यार्थी परिषद का प्रभाव जी छात्र आंदोलन पर रहे, इसके लिए हम लोग प्रयास करते थे। जी जी और मुझे याद है कि उस समय एक छात्र संघर्ष संचालन समिति बनी थी जी जिसमें सभी संगठनों के लोग थे। जी विद्यार्थी परिषद की तरफ से उसमें राम बहादुर राय जी थे जी और राम बहादुर राय की गिरफ्तारी हो गई, मुझे लगता है कि 8 अप्रैल 1974 को। जी तो उनकी जगह पर मेरा नाम दिया गया और मैं छात्र संघर्ष संचालन समिति का सदस्य हो गया। जी तो इस तरह से हम लोग आंदोलन के काम में लग गए। बिल्कुल। इमरजेंसी आने तक हम लोग तो ये आंदोलन का काम करते थे। आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त आपके मन में कभी आया नहीं कि आप भी यूपीएससी की तैयारी करें? क्योंकि बिहार में कल्चर है यूपीएससी की पढ़ाई करना, एग्ज़ाम देना बिहार से जुड़ा हुआ है। तो आपके मन में कभी आया नहीं, चूँकि आप एक अच्छे स्टूडेंट हुआ करते थे, तो तो कभी? एमएससी का जो मेरा बैच था जी 1970-72 बैच, आज तक सबसे अधिक आईएएस, आईपीएस, इनकम टैक्स, क्लास 2 सर्विस जी में लोग वहाँ गए हैं। जी यानी 20 में से करीब करीब 16-17 लोग सर्विसेज में गए हैं। जी जी। तो मैं तो एमएससी पास करने के बाद विद्यार्थी परिषद का होल टाइमर हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जितने दोस्त थे, मित्र थे, जी वो सब मेरा बड़ी मजाक उड़ाते थे कि हम लोग सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये साइकिल ले घूमते रहता है यहाँ वहाँ। जी मुझको बहुत डिमोरलाइज करते थे सब। जी 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 अंत में हुआ कि तुम 6 महीने की छुट्टी लो, पढ़ो हम लोगों के साथ। जी बिल्कुल। तो मैंने 1974 की जुलाई में यूपीएससी का फॉर्म भरा। जी उसमें कोई प्रिलिमिनरी टेस्ट नहीं होता था, सीधे फॉर्म भरा जाता था। अच्छा। जी मैंने फॉर्म भर दिया। अक्टूबर में परीक्षा शुरू होती थी उस समय, जी जी और रिटेन परीक्षा शुरू होती थी। और मैंने गोविंदाचार्य सरों से कहा कि भाई 6 महीने छोड़ दीजिए, जी ये हमारे जितने दोस्त हैं हाँ मैं इनके साथ यूपीएससी की तैयारी जी करूँगा। मैंने तैयारी की, मगर जैसे हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम शुरू होने वाला था तो उसके ठीक पहले एक दुखद पारिवारिक घटना हो गई। अच्छा। वो घटना ये है कि हम लोगों के यहाँ गया जी में पिंडदान करने के लिए गांव से लोग जाते हैं। वो पहले गांव से बनारस जाते हैं, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बनारस जाकर वहाँ से ट्रेन पकड़ के गया जी जाते हैं। जी जी तो मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये सब लोग गए थे। तो परिवार मेरा छोटा है, हम लोग 2 भाई हैं। तो वो गए थे और वहाँ से पैसेंजर ट्रेन में मुगलसराय से गया जी की तरफ चले। तो एक मुगलसराय, सासाराम के पहले एक शिवसागर स्टेशन है। हाँ तो हमारे पिताजी शिवसागर स्टेशन पर उतरे पानी लेने के लिए कि पानी ले लें। वो पानी लेके आते तब तक गाड़ी खुल गई। अच्छा। तो सब लोग यहाँ पहुँच के वो पहुँचे नहीं। एक आध दिन लोगों ने देखा, नहीं पहुँचे। फिर मुझे खबर हुई, मैं तो आंदोलन के काम में था। उसमें गोविंदाचार्य लोग गया जेल में बंद थे। तो मैं गया, मेरी माँ थी वहाँ, पिंडदान का जो भी कार्यक्रम हुआ बताया लोगों ने। तो उस समय अब खोजना शुरू हुआ पिताजी के बारे में, कहाँ है। तो मेरे साथ 2 ही ऑप्शन था, मैं यूपीएससी की परीक्षा देता या अपने पिताजी की तलाश करता। तो मैंने यूपीएससी की परीक्षा छोड़ दी। गया से लेके मुगलसराय के बीच जितने रेलवे स्टेशन है, सब रेलवे स्टेशन पर मैं गया। वहाँ एक्सीडेंट आज के कारण जो मरने वाले लोग, उनकी सूची रहती है, फोटो रहता है, कहीं कुछ पता नहीं चला। फिर किसी ने कहा शिवसागर स्टेशन के पास एक गांव में गए, वहाँ उन्होंने कहा एक आदमी आए तो थे ऐसे, और वो आए यहाँ कुछ देर रहे,
नाश्ता वास्ता किया, उसके बाद चले गए। जी तो अब कहाँ खोजे हम लोग, कोई बड़ा साधु हो गए थे। जितने उस समय हमने हमारे सनातन धर्म में साधुओं का जो अखाड़ा और मठ है, जितना जी बनारस से लेके और हरिद्वार ऋषिकेश तक में सब में अच्छा घूमा ओ, 1 साल तक। जी जहाँ जहाँ लोगों ने कहा कि यहाँ हो सकते हैं, वहाँ हो सकते हैं। फिर उसमें कई लोग होते हैं जो बताते हैं हाँ कि कहाँ कोई होगा, बिल्कुल तो ऐसे लोगों के पास भी मैं गया, तो मेरा पूरा समय उसमें बीत गया। तो मैं यूपीएससी के इम्तिहान में तो नहीं बैठ सका, जी ईश्वर नहीं चाहते थे कि मैं बैठूं। हमारे दोस्तों ने तो मेरी बहुत मदद की थी। सबने कहा कि हम लोग तैयारी करा देंगे, तुम्हारा 6 महीने में हो जाएगा, बैठ जाओ। तो मेरे पिताजी का पता नहीं चला, आज तक नहीं पता चला, आज तक पता नहीं चला। आज तक नहीं पता चला। तो मेरे जीवन की एक बड़ी दुखद घटना है, जिसको मैं कहीं कहता नहीं हूँ। फिर बाद में उन्होंने उनका श्राद्ध कर दिया, सब कर दिया, और ये आज तक तो ये कसक रह जाती है घर परिवार में। तो इस कारण से मैं यूपीएससी की परीक्षा नहीं दे पाया। जीवन में मोड़ अलग अलग आना होता है, जो ईश्वर चाहते हैं होता है, जी वही होता है। सरयू राय जी ने अपने जीवन का सबसे अहम जो भावुक पल था, उन्होंने साझा किया। शायद पहली बार उन्होंने कैमरे के सामने ये कहा है। लोक वाली जो पत्रिका आप लोग निकालते थे, ये कब की, ये ये emergency के जब दौरान? देश में इमरजेंसी लगी, इस बीच की एक घटना और है कि उस समय आरएसएस में एक संघ शिक्षा वर्ग हुआ करता है, जी जिसको ओटीसी कहा जाता है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर्स। राइट जी तो मैंने पहली बार संघ शिक्षा का पहला वर्ग सिवान से किया था। उसके बाद सेकेंड ईयर का होता है, जी तो उसके लिए हजारीबाग में सेकेंड ईयर का लगा था। जी तो तब इमरजेंसी नहीं लगी थी, मुझे छात्र आंदोलन शुरू हो गया था। जी जी तो मुझसे सभी ने कहा कि नहीं, आप संघ शिक्षा वर्ग कर लीजिए, जी दूसरा वर्ग भी। जी तो मैं संघ शिक्षा वर्ग में गया, और संघ शिक्षा वर्ग मुझे लगता है कि जून के 21-22 को ख़त्म हुआ। जी तो उस समय जो बाद में चल के आरएसएस के पूजनीय सर संचालक हुए, जी रज्जू भैया, जी शॉर्ट में नाम था उनका, राजेंद्र प्रसाद सिंह थे, प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद सिंह, जी इलाहाबाद के। जी उस समय ये क्षेत्र प्रचारक थे इस इलाके के। जी तो संघ शिक्षा वर्ग में गोविंदाचार्य जी ने एक दिन हमसे कहा हम्म, कि रज्जू भैया आपसे मिलना चाहते हैं। जी तो मैं उनसे मिलने गया। जी जी तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं भी फिजिक्स का ही प्रोफेसर हूँ, जी तो फिजिक्स एमएससी किए हो, जी तो नौकरी तो लग ही जाएगी। जी तो आज नहीं, 2 साल के बाद नौकरी करना, जी 2 साल का समय आरएसएस के लिए दो तुम। जी तो मैंने उनकी बात मान ली। जी बिल्कुल उस समय आरएसएस का प्रचारक होना मतलब कि एक सन्यासी का जीवन जीना जी, है, जी। घर परिवार से अलग होगा। हाँ बिल्कुल तो मुझे छपरा जिले का जी जिला प्रचारक प्रचारक घोषित किया गया, जी, बनाया गया। जी जी एक हम लोगों के सीनियर थे लक्ष्मी नारायण केसरी जी, जी वो हम लोगों को स्वयंसेवक के समय भी हम लोगों के साथ थे, सीनियर प्रचारक थे। तो वो वैशाली और छपरा दोनों जिले के जी प्रचारक थे। जी तो मुझे छपरा जिले का प्रचारक घोषित किया गया। जी और चूंकि छपरा में मेरा परिचय था आंदोलन में, वहाँ का जी विद्यार्थी परिषद के नाते हाँ। जो काम करना था, उसमें मैं संगठन मंत्री उस इलाके का था। जी जी तो हुआ कि ठीक है। तो 21 या 22 जून को हम लोग संघ शिक्षा वर्ग से लौट के आए थे। जी उसके बाद मैंने कहा कि एक बार गाँव होके आते हैं। जी तो अब तो छपरा जाना है, 2 साल का समय दिया है मैंने। मैं लौट के आया जी और निकला छपरा जाने के लिए। जी तो छपरा जाने के लिए उस समय हम लोग रहते थे लोहानीपुर में, एक छोटा एक कमरे का जी रेसिडेंस था। सामान वामान लेके निकले, जी तो रास्ते में चाय की दुकान पर एक अनिल सिंह हुआ करते थे, जी जो आरएसएस के कट्टर और कार्यकर्ता थे। जी तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा तो जा रहे हैं प्रचारक के नाते वहाँ काम करने। छपरा तो हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखें अखबार में जी तो इमरजेंसी लग गई है। जी इमरजेंसी लग गई है, तो अब तो सारा काम बंद हो गया है। जी तो मैं रुक गया। जी जी तो मैंने संपर्क किया गोविंदाचार्य जी से। जी
तो उन्होंने कहा कि हाँ यार अब तो नहीं जाना हो पाएगा, जी। और उसी समय आरएसएस पर प्रतिबंध भी लग गया। हाँ, प्रतिबंध लग गया था जी। तो आरएसएस प्रतिबंधित संगठन हो गया, जी, तो उसका बिल्कुल, काम बिल्कुल कर नहीं सकते हैं। नहीं। तो उसमें एक और बाद में पत्रकार हुए, रांची रहे, चंदेश्वर जी, जी, रांची एक्सप्रेस में प्रचारक थे, जी। पत्रकार थे। पत्रकार थे जी। और जिस समय मैं छपरा, सिवान, गोपालगंज का जी, संगठन का काम देखता था, जी। उस समय वो सिवान जिला में आरएसएस के जिला प्रचारक थे। अच्छा, जी, तो उसमें अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी। तो प्रतिबंध हो गया तो भी पटना आ गए थे। फिर गोविंदाचार्य ने कहा कि देखो तुम हो चंदेश्वर हैं, कि आप लोग काम करिए, भूमिगत काम हम लोग जी। आरंभ करें। जी, तो उस समय से भूमिगत काम शुरू हुआ। जी। तो भूमिगत काम शुरू हुआ तो 1-2 महीने के बाद तय हुआ कि बाहर से जो सूचनाएं आती हैं, जी, क्या गतिविधियां हैं इमरजेंसी के खिलाफ में, जी। आंदोलन कैसे चल रहा है जी। देश भर में, जी, तो उसकी सूचना सब तक जानी चाहिए। जी, अखबारों में छप नहीं सकता है, क्योंकि अखबार जी। में तो उस समय बिल्कुल ही प्रतिबंधित समाचार ही छपते थे। बिल्कुल। तो ये हुआ कि एक पत्रिका निकाली जाए, जी, लोकवाणी नाम से। जी, तो लोकवाणी पत्रिका का जो संपादकीय काम है वो मेरे ऊपर दिया गया। जी, जी, सूचना संग्रह करना, जी, छपवाना। जी। उस समय 2-3 अच्छे प्रोफेसर थे जो इसमें संगठन में थे, परिषद विधानसभा के माध्यम से। जी, उसमें एक तो शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव थे, जो जी। बाद में यहाँ से एमपी भी हुए। जी, दूसरे एक निशांत केतु जी थे, जी, जिनकी पत्नी थी सुखदा पांडे, जो जी। विधायक हुई थी। जी, और तीसरे डॉक्टर अमरनाथ सिन्हा थे। जी। तो मेरा काम था कि मैं इन लोगों से बात करके बिल्कुल। और पत्रिका अच्छी तैयार हो जाए। जी, तो अमरनाथ सिन्हा ही ज़्यादा रुचि लेते थे। जी, तो महीने में एक बार पत्रिका को तैयार करना, इसको छपवाना। ठीक है। छपवाने में जो काम था, व्यवस्था का काम था, जी। ये काम था एक अशोक कुमार सिंह, जी। विद्यार्थी परिषद के अच्छे कार्यकर्ता आपको थे। एक एक नाम, एक एक तारीख, सब चीज याद है। तो अशोक कुमार सिंह के जिम्मे दिया गया कि जी। व्यवस्था करेंगे, जी, प्रेस तय करेंगे, जी, जी, छपवाएंगे। हमारा काम था मैटर बना देना है, अमरनाथ सिन्हा जी से सबसे मिलजुल के बना देना है। जी। तो अब उस समय छपता था, अखबार जाता था, तो 1-2 अंक छपने के बाद पता चल जाता था कि यहाँ छप रहा है। जी, तो एक कांग्रेस के ही अच्छे कार्यकर्ता थे, सिद्धनाथ राय, पटना में, जी। उनका प्रेस था। अच्छा। तो रिस्क लेकर कहते चले हम कांग्रेसी हैं, हमारा प्रेस है, जल्दी कोई शक नहीं करेगा। जी, मगर 2-3 अंक के बाद जी, छापा पड़ गया। जी, तो सब मजदूर प्रेस एक था, वहाँ छापा पड़ गया। जी, जी। तो उसके बाद हमने तय किया कि हम लोग अपना फॉन्ट खरीदें। अच्छा। उस समय जो जी। पत्र पत्रिकाएं छपती जी, थी, जी, उसमें आज जैसा कंप्यूटर का जी। जो फॉन्ट्स का हिस्सा नहीं था, उसमें फॉन्ट हुआ करता था। बिल्कुल, बिल्कुल। और जो परिचित हैं फॉन्ट से वो जानते हैं कि फॉन्ट के अंत में जी। अगर प है तो उल्टा प लिखा होता था, अच्छा, अच्छा। ताकि छपेगा तो सीधा छपेगा। जी, तो उस समय एक एक अक्षर को मिलाकर पहले जी, फर्मा तैयार किया जाता जी, था। जी, जी। अनुस्वार, कौमा, ये सब देख के फर्मा तैयार होता था। जी, उस फर्मा का ही प्रूफ लिया जाता था, फिर जी। प्रूफ रीडिंग होती थी। जी, 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 जी। तो उसमें फर्मा तैयार करने में जो भी काम करते थे वो इतना तत्पर रहते थे कि गलती नहीं हो, क्योंकि एक गलती होने पर जी, प्रूफ रीडिंग होगी तो पूरा फर्मा को तोड़ना पड़ता था, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। दोबारा करना पड़ता था। जी, तो तय हुआ कि हम लोग ये जो लेटर्स है ना, ये लेटर खरीद लें, जी, और घर में ही हम लोग बैठ के जी, जो काम जानते हैं उनकी हाँ। सहायता से हम लोग जी, फर्मा तैयार करेंगे और जी। प्रेस में फर्मा को बांध के ले जाएंगे, छपेगा, जी, तो फिर फर्मा उठा लाएंगे, प्रेस में कोई सबूत नहीं रहेगा। जी, जी। ये हुआ। ठीक है। उसमें पटना में एक आलमगंज थाना है। जी, आलमगंज थाना के दीवार के सटे हुए एक आरएसएस के कार्यकर्ता थे, जी, उनका घर था जी, और उनका प्रेस भी था बगल में। जी। तो ये तय हुआ कि उन्हीं के प्रेस में हम लोग छपवाएं। आलमगंज थाना के सटे हुए दीवार के, कोई शंका भी नहीं जी, करेगा। शंका बनी। जी, तो हम लोग यही करते थे। अशोक जी बहुत मेहनत करते थे,
हमारा काम तो था हाथ से ही लिख के मैटर दे देना। जी जी और अशोक जी अपना फर्मा बनवाते थे जी। और रिक्शा पर बैठ के उसको काफ़ी बांध के हम ले जाते थे वहाँ छपता था। जी करीब 1 साल तक वहाँ निर्विघ्न छपाई चली। जी जी। अब जिनके प्रेस में छपता था उनके रिश्तेदार कोई आ गए, दामाद उमाद कोई ऐसे थे, जी तो उन्होंने अपने खरखाई में अच्छा कि देखिए ऐसा ऐसा हम ये भी करते हैं। जी जी अब उस आदमी ने लीक कर दिया। तो हमको याद है अच्छी तरह से कि हम लोग रिक्शा पर, मैं और अशोक सिंह बैठ के और सामग्री लेके जा रहे थे कि अब देंगे छपने के लिए। जी सड़क के इस पर हम लोग थे, रिक्शा पहुंचा था, तब तक देखो सर पुलिस पहुंची हुई है वहाँ। अच्छा। तो हम लोग को लग गया कि प्रेस में छापेमारी हो गई। हम लोग अपना निकल गया जो फर्मा साइड था जी लौट के आए, मगर पहले से जो दिया हुआ था वहाँ जी जितने पेज का वो सब तो वहीं पर था। हाँ वो सब सीज कर लिया सीज हो पुलिस गया, ने। जी और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब फर्मा सीज कर लिया गया, इमरजेंसी खत्म हुई और फिर सरकार बनी जनता पार्टी की, जी तब थाना से वो सारे जी लेटर रिलीज हुए। जी जब रिलीज हुए तो अशोक सिंह ने कहा कि अब मैं इसके आधार पर चाहता हूँ प्रेस चलाऊं। अच्छा तो जो फर्मा पहले हम लोग, फर्मा का जो लेटर पहले से था जो थाना से रिलीज हुआ, जी तो अशोक सिंह ने सबों से बात की, अपने अधिकारियों से, सब तैयार हुए जी और अशोक सिंह ने एक छोटा प्रेस खोला वहाँ जी 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 विद्यार्थी परिषद के कार्यालय के सामने। जी। तो उस प्रेस का नाम उन्होंने रखा लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस। आज उनका बहुत बड़ा ऑफसेट प्रेस है अच्छा पटना के नाला रोड में अच्छा अच्छा चलता है, मगर आज उसका नाम लोकवाणी प्रिंटिंग प्रेस ही है। जी जी तो ये यादें अभी भी जी इमरजेंसी में उन्होंने जो लोकवाणी छापा उसकी थी। जी इसके अलावा तो इमरजेंसी में हम लोग घूमते थे, जाते थे इमरजेंसी में प्रायः पूरे बिहार में, जिसमें जी झारखंड भी शामिल था, जी हम लोग जाते थे। जी। तो जो भूमिगत आप रहे, अब एक रुचिकर मैं बता रहा हूँ यहाँ का। जी मैं संगठन के काम से यहाँ उतरा स्टेशन पर, तो एक सीतेश शर्मा हुआ करते थे। जी जी उस समय जनसंघ के बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। जी 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 उनका घर यहीं रेडियो स्टेशन के पास में जी है। जी जी उनके बच्चे आज भी मिलते जुलते हैं। जी जी तो उनके घर में ही हम लोग रहते थे। जी। और उस समय शायद वो मटका उटका का धंधा में वो शामिल थे। अच्छा अच्छा तो इतना पैसा आता था कि बहुत लोगों की मदद करते जी थे। जी। तो मैं उस समय दाढ़ी रखता था। अच्छा। तो मैं स्टेशन से उतर के सुबह सुबह सीधे शर्मा के घर चला गया। उनकी माँ थी जी उनकी माँ ने हमको बाहर बरामदे में बैठा दिया। अच्छा। सीतेश शर्मा 2-3 घंटे के बाद आए, देखो मैं बाहर बैठा हूँ, ले गए घर में। तो माँ से पूछे क्यों बैठा दिया, तो बोली कि नहीं ये मियाँ लगता था इसलिए हम घर में नहीं आने दिए इसको। जी। एक बार और हम लोग आए तो दंगा हो गया था उस समय। अच्छा जी। यहाँ तो किस किस तरह से गली गली घूमते हुए हम लोग वहाँ पहुँचे। जी। तो इस तरह से हम लोग सब जगह घूमते थे, पूर्णिया से लेके चंपारण तक और यहाँ डाल्टनगंज तक। तो मुख्य रूप से काम मेरे जी में ही ज़्यादा इसलिए था कि जो भी नामी नेता थे जनसंघ के, अधिकांश का 99% गिरफ्तार हो गए थे। जी जी। एक कैलाशपति मिश्र थे जो अकेले बचे हुए थे, अपना वेश बदल के वो चलते थे। तो उस समय हम लोग स्टेशन पर गाड़ी पकड़नी होती थी, तो स्टेशन से 10 फरलांग पहले से ही आदमी रेल की पटरी पर चलता था और पटरी पर चलकर हम लोग स्टेशन पहुंचते थे, ताकि किसी से भेंट मुलाकात नहीं हो। और गाड़ी आई तो पटरी से प्लेटफॉर्म पर गए और ट्रेन में बैठ के चले गए हम लोग। तो अधिकांश नेता जनसंघ के गिरफ्तार थे। तो मेरे जी में जनसंघ के लोगों के साथ समन्वय बैठाने का और जनसंघ के काम से भी पूरे बिहार में घूमने का ये काम मिला। ये फिर एक और काम इमरजेंसी में मुझे मिला, जो मजदूर संगठन है जितने, उसमें भी भारतीय मजदूर संघ के सभी नेता गिरफ्तार हो गए थे। उसमें रामदेव यादव एक थे, वो संगठन मंत्री थे। आज भी एक आध दो उसमें है भी जो काम कर रहे हैं संगठन में।
तो जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती थी मजदूरों की, जी उसमें मैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से जाता था। जी जी और जो समन्वय की बैठक होती थी राजनीतिक दलों की, जी जी उसमें मैं जनसंघ की तरफ से जाता था और मैं ही सबसे कम उम्र का रहता था। जी। सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जी राम सुंदर दास जी थे, जी कर्पूरी ठाकुर जी की तरफ से कोई न कोई आता जी था। जी जी तो मेरा काम यही था कि सारी सूचनाओं को बैठक में लोगों को बताना, जी और बैठक के बाद जो तय होता था उसको जनसंघ आरएसएस ग्रुप को बताना। जी गतिविधियां जो हैं परस्पर किस तरह से उनका जी हम लोग समन्वय करें, ये काम था। कर्पूरी जी भूमिगत रहते थे, जी तो उन तक खबर पहुंचाने के लिए प्रणव चटर्जी जी बक्सर के हुआ करते थे, जो बाद में वहाँ से विधायक हुए, अच्छा जी तो उनके माध्यम से हम लोग खबर पहुंचाते थे। जी 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 और कई ऐसे अड्डे थे जो भूमिगत अड्डे थे जी जहाँ हम लोग रहते थे। जी उसमें कैलाशपति मिश्रा जी सबसे बड़े नेता थे। जी तो उनका एक ठिकाना था, एक यादव जी का लकड़ी का टाल था, टिम्बर जी मर्चेंट का। जी 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 तो वहीं पर वो रहते थे। जी। तो एक दिन मैं घूम रहा था तो मुझे मिल गए नीतीश कुमार, वशिष्ठ नारायण सिंह, ये सारे के सारे लोग, 3-4 लोग। जी बोले कि भाई कैसे कैलाशी से भेंट होगा। जी तो हमारे दिमाग में नहीं आया, हमने कहा जरूर भेंट हो जाएगी, चलिए भेंट कराता हूँ। जी मैं इन तीनों चारों लोगों को लेके पहुंच गया जहाँ कैलाशपति मिश्रा जी का गुप्त ठिकाना था। जी घंटा 2 घंटा बातचीत हुई, सब हुई। जब ये लोग चले गए जी तब कैलाश जी ने मुझे बुलाया और कहा कि आपने क्या किया है, क्योंकि यहाँ ठिकाना के बारे में कोई जानता नहीं था, आप लोग 3-4 जानते हैं। तो हमने कहा कि नहीं, तो सब हम लोग के साथी आंदोलन के हैं। बिल्कुल तो नहीं नहीं, इसमें कोई हम लोग को रिस्क नहीं लेना है, कौन कहाँ जाकर क्या करेगा, जी किस सूचना कैसे फैल जाती है। जी जी तो फिर वो ठिकाना छोड़ना पड़ा उनको। तो अच्छा, उसमें मुझे बहुत तकलीफ अंदर से हुई थी जी जी कि मेरी एक छोटी सी नादानी के कारण से जी जो हम लोगों का विश्वसनीय ठिकाना था वो खत्म हो गया। जी और कुछ ठिकाने हम लोग बनाते थे, जैसे मैंने एमएससी किया था, जी तो हम लोग रहते थे कि भाई ये हैं यूपीएससी का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो पढ़ने लिखने का काम है, तो अपने घर में कोई एक रूम दे देता था। जी मगर उसको हफ्ता 10 दिन में पता चल जाता था कि कैसा तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी के और कितने लोग आते जाते हैं यहाँ, जी। कैसे कैसे लोग हैं। जी तो फिर वो घर वाले कहते थे कि नहीं भाई, हम समझ गए आप लोग क्या हैं। ऐसे दर्जनों घर हम लोगों ने छोड़ इमरजेंसी में बदला जी होगा। बदला बिल्कुल एक महाराष्ट्रियन महिला थी, ताई ताई बोलते थे हम लोग, जी सुमति ताई शुक्लेकर नाम था उनका। जी तो ताई का घर हम लोग का आपका अड्डा रहता था जी पटना के लोहानीपुर में, जी रेलवे लाइन के किनारे में हम्म किराए पर रहती थी। जी तो एक भरोसेमंद अड्डा था जी। और उन्हीं के घर से हम लोग रेलवे लाइन पकड़ के स्टेशन जाते थे जी और गाड़ी पकड़ते थे। जी तो ये कुछ घटनाएं थी ऐसी जी। जो इमरजेंसी में, जी और तो बहुत सारी घटनाएं इमरजेंसी जी। में उन्होंने आंदोलन किया। जी गांधी जी की जयंती थी, जी तो हुआ कि गांधी जी का नारा है ना कि असत्य, अन्याय और दमन के सामने झुकना कायरता है, जी ये गांधी जी ने कहा। जी तो हमने इसको प्रिंट कराया, अच्छा तो प्रिंट करा के हम लोग पोस्टर के रूप में साटते थे। जी जी जैसे हम लोग साटते थे, 1 घंटे के अंदर जी पुलिस पहुंचती थी, उसको हटाती थी। तो उम्मीद ही नहीं था कि भाई गांधी जी का लिखा हुआ भी ये लोग हटाएंगे वजह जी से। जी फिर 2 अक्टूबर 1976 को हम लोगों ने एक मास्क बनाया गांधी जी का, जी कि भाई मास्क बना के लोग मास्क लगा के हम्म और स्टेशन पर घूमेंगे, जाएंगे और जी। गांधी जी का जो कहा हुआ है जी उनका बांटेंगे, जी, बिल्कुल। पैम्पलेट बांटेंगे गांधी जी ने जो कहा था। जी पुलिस को समझ में आ गई और पुलिस वालों ने इतनी पिटाई किया सब की, कई गिरफ्तारियां हुई, ये सब हुआ। और एक और सबसे रोचक घटना मेरे साथ इमरजेंसी में हुई थी। कुछ संबंध ऐसे बन जाते हैं ऐसे समय में जो आज तक हैं। मैं एमएससी में पढ़ता था तो पटना साइंस कॉलेज का एक रामानुजम हॉस्टल है, जी मैं वहाँ रहता था, वहाँ का प्रीफेक्ट था। जी तो प्रीफेक्ट जो एमएससी में होता है वही होता है। जी तो उसमें जैसे यहाँ हम लोग एक आईपीएस हैं, देखिए ना, लक्ष्मण सिंह, हाँ लक्ष्मण प्रसाद
लक्ष्मण सिंह जो सरायकेला में जी एसपी ओसपी रहे, जी, डीआईओ के जी, रिटायर जी। किए, अभी बीजेपी के लिए काम हाँ किए, हाँ लक्ष्मण प्रसाद सिंह लक्ष्मण प्रसाद सिंह। जी तो उस समय प्रीफेक्ट का काम था कि जो स्टडी पीरियड होता था ना, जी जी उसमें घूम के देखता था कि सब पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ जी रहा है। जी जी 2 घंटे का स्टडी पीरियड होता था, हाँ 2 घंटे में आपको पढ़ना ही पढ़ना है, अच्छा कोई ना हॉस्टल से बाहर निकलेगा ना कोई हॉस्टल में जाएगा। जी प्रीफेक्ट का काम था घूम के देखना। तो उसी में लक्ष्मण मिले। मैं अच्छा। एमएससी फाइनल में था, तो लक्ष्मण जी उस समय जी फर्स्ट ईयर में आए थे। जी तो ऐसे कई लोग थे जिनसे जी। उस समय का परिचय हुआ। तो एक घटना ये है कि पटना के गांधी मैदान में जी एक एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाया सीपीआई और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर, जी क्योंकि 2 ही दल थे जो इमरजेंसी के फेवर में थे, एक कांग्रेस था, जी एक सीपीआई। जी सीपीएम नक्सलाइट सब इमरजेंसी के खिलाफ थे। जी तो ये तय हुआ कि इनका 2 दिन का एंटी फासिस्ट कॉन्फ्रेंस है, हम्म, तो 2 दिन तक हम लोग पटना के हर घर में जी इस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ में और इमरजेंसी के खिलाफ में, इमरजेंसी के खिलाफ में हम लोग पर्चा डाल देंगे, हर घर में डालना है। जी जी ये स्ट्रेटजी तय हुई, जी पैम्पलेट छपा हम्म, और इलाका बांट दिया गया कि किस इलाके में जी कौन जाएंगे। तो प्रभारी हमको बनाएगा, जी साइंस कॉलेज लॉ कॉलेज का इलाका था, पटना यूनिवर्सिटी का। जी उसमें करना ही था कि जो आपके समर्थक हैं जी उनके घर में आपको 200 पैम्पलेट दे देना, अच्छा ठीक है और रात में उस पैम्प में 12-1 बज जाएगा तो सब घर में डाल देंगे। जी 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 तो मैं ऐसा ही झोला में, साइकिल जी। और झोला में लेके पैम्पलेट घूम रहा था, जी और उसमें हम लोग नारा भी था कि एंटी फासिस्ट कौंसिल के खिलाफ में हर जगह नारा लिखा गया। जी तो पटना में देवी प्रसाद वर्मा थे, साइंस के प्रोफेसर। जी उनका छोटा भाई है हरीश चंद्र वर्मा, जो आजकल अच्छा साइंटिस्ट हो गए, जी HC वर्मा के नाम जी से। जी फिर एक रविंद्र केसरी रहते थे नदी के किनारे, जी तो डिमॉन्स्ट्रेटर थे, हम्म, विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे। जी तो मेरा काम था कि इन सबों के घर में हम पैम्पलेट छोड़ जाएंगे साइकिल से। जी तो जब केसरी जी के यहाँ पैम्पलेट छोड़े, तो उसके बाद हॉस्टल्स में आना था, जी तो हुआ कि गंगा जी के किनारे किनारे हम्म, जो पटरी बनी हुई पैदल चलने की, जी, उसी पर जी। साइकिल को डगराते हुए ले जाना जी है। जी तो आगे जो लॉ कॉलेज के सामने गंगा जी का घाट है, जी उस घाट पर कुछ बुदबुदाहट हो रही थी, तो लगा कि अंधेरा है, कुछ लोग होंगे। जी तो एक बैग मेरी साइकिल पहुंची तो सब वहाँ पुलिस वाले थे, अच्छा और पुलिस वाले जो नारा लिखा गया था उसको मिटा रहे थे। उनका काम था नारा मिटाने मिटाना, और गाली दे रहे थे, साला सब लिख देता है नारा। अभी हम लोगों को परेशानी होती है। जी अब हम तो अब समझ गए कि आज तो मेरा दोबारा नारा हो गया। तो आगे पैम्पलेट था, जी झोला में लटकाए हुए थे, तो हमको पकड़ा पुलिस वालों ने। जी कहाँ से आ रहे हैं? तो हमने कहा कि गए थे यहाँ मंदिर से आ रहे हैं। जी जाइए कहाँ? तो हमको लगा कि रामानुजन हॉस्टल वहाँ से सटे हुए हैं। मैंने कहा रामानुजन हॉस्टल में जाना है। जी कौन रहता है वहाँ आपका? जी तो मैंने कहा मेरा भतीजा है। नाम क्या है? तो उन्होंने बताया कि चुन्नू नाम है उसका। जी तो कहा कि अच्छा, तो बताइए आप करते क्या हैं? जी तो हमने कहा भाई सेक्रेटरीट में काम करते हैं, जी तभी ना साइकिल से जा रहे हैं। जी और मैं गांव गया था, जी वहाँ से घर से कुछ खाने पीने का सामान है, जी लोगों ने दे दिया, हम्म, झोला में रखा हुआ है। जी इसको भतीजा को देना है हॉस्टल में, इसीलिए हम ले जा रहे हैं पहुँचाने के लिए। जी तो उन सबों ने गनीमत हुआ कि झोला चेक नहीं किया हम लोगों ने। एक सिपाही को लगा दिया कि जाओ देखो जी रामानुजन हॉस्टल में जाते हैं कि नहीं जाते जी हैं। जी जी तो रामानुजन हॉस्टल के गेट पर मैं पहुंचा। हम्म। स्टडी पीरियड था, 8:30 बज रहा होगा। तो गेट पर उस समय ड्यूटी रहती थी एक वार्ड सर्वेंट की, एक मड़ई नाम का हाँ लड़का था, वार्ड जी। सर्वेंट था। अच्छा चूंकि मैं वहाँ रहा था जी 2 साल, तो सब पहचानते थे। जी जैसे गेट पर गए, प्रणाम किया, जी बोला कहाँ कैसे आए हैं? तो अब सिपाही बगल में था, मैं क्या कर रहा था? जी मैंने कहा कि चुन्नू से मिलना है। जी बाई चांस चुन्नू नाम का एक लड़का उस रूम में रहता था। जी हाँ चुन्नू बाबू हैं, इस कमरे में हैं, चलिए आपको पहुंचा देते। तब सिपाही को इत्मीनान हो गया और सिपाही वहां से लौट गया। जी तब हम उस चुन्नू के कमरे में गए और कोई परिचय नहीं था, झोला रखा हुआ था। मैंने झोला रख दिया, भाई झोला रखिए,
मैं आऊँगा बाद में ले जाऊँगा। मैं वहाँ से भागा, साइकिल से निकल गया। जी जी तो जब इमरजेंसी हट गई जी और सरसंघचालक थे बाला साहब देवरस जी, जी तो माननीय बाला साहब देवरस का प्रोग्राम पटना में हो, जी तो उस समय भी संपर्क का काम मुझे यूनिवर्सिटी में दिया गया। ठीक है तो मैं साइकिल से संपर्क कर रहा था, जी तो देखा एक लड़का, कॉलेज में हम घूम रहे थे साइकिल से, तो बड़ी तेजी से सुनिए सुनिए, इधर आइए, रुकिए। हम्म, तो देखा उस समय एक लड़का जिसमें चुन्नू था, वो दुबला पतला जी गोरा लड़का था, वो दुबला पतला, जी। फर्स्ट ईयर में आया था, उसमें रहता था। जी तो मैंने साइकिल रोका, तो उस समय 2 साल में बड़ा हो गया था। हम्म। वो कहा कि आप मुझे पहचान रहे हैं? मैंने कहा नहीं, आपको तो मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तो साहब, आप हमारे कमरे में क्या क्या सामान रख के चले गए थे, बाद में कैसे हम लोग निपटाया उसको, जी तो आप मुझे पहचान ले रहे, मैं तो आपको पहचान गया। जी तो उस लड़के से उस समय से परिचय हुआ, जी और लड़का मैंने अपने घर के लोगों से ज़्यादा वो मेरे नज़दीक हो गया। करीब हो गया। उसके पिताजी डॉक्टर थे, जी और बाद में वो लड़का IAS हुआ जी जी और राजस्थान कार्डर मिला। अच्छा। उसके बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक में गया, जी तो वहाँ से भी रिटायर किया 2 साल पहले, जी, जी। दिल्ली में रहता है। जी। तो ऐसे कई लोगों से उस समय परिचय हो गया जिनसे लालू कोई प्रसाद जान- यादव जी से दोस्ती आपकी थी, वो कब हुई थी? देखिए, लालू जी हम से सीनियर थे क्लास, अच्छा लॉ कॉलेज में पढ़ते थे। जी जी उसकी पृष्ठभूमि यही है कि लालू जी जब BA पास कर गए, जी तो उन्होंने पशुपालन विभाग में नौकरी कर लिया था, क्लास 3 जी ऑफिसर। जी जी और हमारे शिवानंद तिवारी जी हैं, शिवानंद भाई कहते हैं उनको, जी जी वो सोशलिस्ट हैं, और सोशलिस्टों में था कि भाई पिछड़ों को आगे बढ़ाना है। बिल्कुल जी तो उन्होंने कहा कि लालू को छात्र संघ का चुनाव लड़ाया जाएगा। अच्छा लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया उसके लिए, जी जी तो उन्होंने प्रमोट किया शिवानंद जी जी। ने लालू जी को। जी तो लालू जी लॉ कॉलेज में थे जी और हम लोग साइंस कॉलेज में थे। जी तो लालू जी से कोई बहुत गहरी व्यक्तिगत दोस्ती नहीं थी, जान पहचान अच्छी थी, अच्छा जी क्योंकि हम लोग साथ साथ काम करते थे उस जी, समय। जी। और उस समय की ये स्थिति थी ना कि आप किसी भी संगठन में काम कर रहे हो, जी, मगर व्यक्तिगत संबंध सबसे सबके साथ रहता था, अच्छा रहता था। जी जैसे मैं विद्यार्थी परिषद में काम करता था, हम्म नीतीश जी, लालू जी समाजवादी युवा सभा में काम करते थे। जी ये सब होते हुए भी हम्म व्यक्तिगत संबंध बने रहते थे, जी। भेंट मुलाकात होती रहती जी थी। जी तो हम लोग साइंस कॉलेज जो थे वो पढ़ने वाले लोग लड़के थे, जी तो जो लॉ कॉलेज आदमी थे वो छात्र नेतागिरी करनी है, अच्छा। इसलिए एडमिशन ले लिया। तो ये अंतर था। जी एक रंजन यादव जी थे हमारे कॉलेज में, लालू से बड़ी नजदीक थे, जी तो ऐसे भेंट मुलाकात हुआ करती थी। जी जी और उसमें तो चुनाव होते थे, इलेक्शन में जी छात्र संघ का चुनाव होता था, हम्म तो सबका समर्थन लेने के लिए सब लोग आया करते थे। जी 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 तो इस तरह से ही हम लोगों की अच्छी जान पहचान थी, बहुत बढ़िया जान पहचान थी। जी उसको कहा जाए कि बहुत दोस्ती थी, जी ऐसा नहीं था, जी मगर जान पहचान अच्छी थी। तो लालू जी बहुत सक्रिय रहते थे उस समय जी, भी, आंदोलन के समय में। जी जी इमरजेंसी हो गई, जेल वेल गए, बाद में तो बड़े नेता हो गए थे। जी, जी। लेकिन वो 1994 में आप उस वक्त पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे। आपको बिहार की आर्थिक स्थिति पर लिखने का काम दिया गया था। उस वक्त आपको पता चला कि पशुपालन विभाग में कुछ अनियमितता चल रही है, और इसकी जानकारी आपने लालू प्रसाद यादव को भी दी थी। तो उनका क्या रिएक्शन था उस वक्त? देखिए, लालू जी जब मुख्यमंत्री हुए जी तो हम सभी जो छात्र आंदोलन जी। से राजनीति शुरू किए जी। थे, हम सबको अपार खुशी हुई कि हम लोग के आंदोलन का एक साथी मुख्यमंत्री हो गया। जी और लालू जी भी उस समय जी जो भी घनिष्ठ संबंध इनके थे, जी वो बुलाते थे। जी जी हम लोग नहीं जाते थे तो बुलवाते थे, जी और रात में बैठकर लंबा समय तक खाना पीना, गप चलना, जी ये सब चलता था। ठीक है। तो लालू जी की विशेषता थी, एक तो दोस्त परस्त आदमी थे, जी बेलौस थे, हम्म आराम से काम करना है। तो इस नाते इस तरह का संबंध था। जी मगर जैसे जैसे मुख्यमंत्री के रूप में उनकी सक्रियता हुई, हम्म समय लगा, तो आना जाना थोड़ा
हम लोग का कम हो गया। जी मैं पत्रकार भी संयोग से हो गया था, जी क्योंकि मैं 80 से 84 तक जनता पार्टी का महामंत्री बिहार का था। जी चंद्रशेखर जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ जी करते जी थे, जी जी और छोटे साहब कहे जाते थे बाबू सत्यनारायण जी। सिंह, वो यहाँ के बिहार के अध्यक्ष थे। जी तो उन्होंने मुझे महामंत्री बना दिया था। जी जी तो मैं महामंत्री के रूप में काम करता था। जी। कुछ ऐसी घटनाएं हुई 84 में, लगा कि राजनीति मेरे बस का नहीं है, अच्छा। तो मैंने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। जी जी और तब ये भी विचार मंच, खेतीहर मंच, ये सब करके हम लोग अपना सामाजिक काम करते थे। जी 86 में नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, ये सब पटना आए। टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स। जी पहले प्रदीप और सच राइट हुआ करता था यहाँ, जी बिरला जी का अखबार था। हिंदुस्तान भी उन्हीं का था। तो हिंदुस्तान आ गया, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान टाइम्स पटना से छपने लगा। जी टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स यहाँ से छपने लगा। जी तो नवभारत टाइम्स के संपादक होके आए थे, सीनियर जर्नलिस्ट थे जी पंडित दीनानाथ मिश्र। जी तो दीनानाथ जी ने एक दिन मुझे बुलवाया, जी क्योंकि हम लोग अखबार में बयान वान देते थे, आर्टिकल लिखते थे। तो उन्होंने बुलवाया मुझे और कहा कि मैंने आपको एक खास काम के लिए बुलाया है, आप हमारा अखबार ज्वाइन कर लिए, नवभारत टाइम्स। जी उप संपादक के रूप में ज्वाइन जी। करिए, प्रमोशन हो जाए धीरे धीरे। जी उसमें एक और जयप्रकाश जी के साथ जुड़ा हुआ संगठन था, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी। जी उसमें एक लड़की काम करती थी, मणिमाला। जी वो उनके साथ उस समय घनिष्ठ संबंध था उनका। जी 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 तो मणिमाला थी वहाँ पर। जी तो बातचीत में हमने कहा कि दीनानाथ जी, आप आग्रह कर रहे हैं, मैं ठुकराऊंगा नहीं आपका, मगर मैं आपका अखबार ज्वाइन नहीं करूंगा ये उप संपादक। जी जी आप जितना काम मुझे दीजिएगा, जी जी मैं सब काम आपका करूंगा, जी मगर बिना ज्वाइन किए भी करूंगा। जी तो उन्होंने एक पुर्जा निकाला कि देखिए, मैंने पहले से लिख के रखा था कि ये इनकार करेंगे। तो इस तरह से मैंने नवभारत टाइम्स में काम करना शुरू किया। जी 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 मैं जितना काम करता था उतना अधिक और वो काम देते जाते थे। हाँ। उस समय एक पेज उन्होंने निकालने का योजना बनाई। जैसे आज सभी जगह चलता है, जो विद्यार्थी हैं उनके लिए प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, जी जी हाँ उनके लिए तो एक पूरा पेज उन्होंने कहा कि इसके लिए निकलेगा। ठीक है। और पूरा पेज तैयार करने का जिम्मा उन्होंने मुझे दे दिया। हफ्ता में एक दिन निकलता था। उसमें जनरल नॉलेज से लेके और जो मोटिवेशनल जी आर्टिकल होते हैं, जी वो सब लिखना, तैयार करना मेरे ऊपर था। और मैं तैयार करता था, उसका मेकअप कराना भी मेरा ही काम था। रात में 12-1 बजे तक रह के जी जी उसी से मुझे पता चला कि अखबारों में विज्ञापन आ जाता है, हाँ तो कैसे समाचार काटे जाते हैं। जी तो मैं करता था, जब तक रहे मैंने किया। जी बीच में वो चले गए, आलोक मेहता जी आए, तो कुछ दिन के लिए मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया। आलोक मेहता जी बहुत कम समय रहे। उसके बाद ज्ञान रंजन जी, ये अरुण रंजन जी संपादक हो गए, जिनकी मृत्यु भी हाल में हुई है। जी अरुण रंजन संपादक हुए तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया जी जी और कहा कि दीनानाथ जी के समय आपने काम किया, पूरा एक पेज तो निकालते ही थे, जी और मुझे वो बिहार के कृषि पर और बिहार कृषि और सिंचाई पर, बिहार की अर्थव्यवस्था पर जी हफ्ते में 2 दिन छपेगा। एक बुधवार था, एक शुक्रवार था। ये नवभारत टाइम्स में उसमें कॉलम निकलता था। ठीक है। वो दोनों मैं करता था। जी तो अरुण रंजन जी ने कहा कि आप फिर से काम शुरू करिए। ठीक है। इस बीच में मैंने एक अपनी मैगजीन निकालना शुरू किया था, कृषि बिहार के नाम से। अच्छा। बिहार के एग्रीकल्चर पर मैं संपादक था उसका। अच्छा अच्छा। और जितने आंदोलन हुए, सोन नहर का, इस सब का, हम लोगों ने जी उसके लिए 2 साल तक चली थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कृषि बिहार भी अपना निकालिएगा और हमारे साथ काम करिए। ठीक। तो उसी शर्त पर मैंने काम करना शुरू किया, जो शर्त थी उस समय उनकी। तो अरुण रंजन जी ने मुझे कहा कि आपको हफ्ते में एक राइटअप देना है, जो एडिटोरियल पेज पर छपेगा, वो बिहार की अर्थव्यवस्था के ऊपर में जी। और आप जो समाचार लाइएगा जी वो फर्स्ट पेज पर एंकर के रूप में छपेगा, सबसे नीचे जो नीचे। जी। तो ये 2 समझौता हुआ, इसमें मैं काम करने लगा।
अब जब मैं अर्थव्यवस्था पर लिखता था तो बजट का, योजना के दस्तावेज का, जी सर। जो आपका वित्त आयोग है उसको जो जी उसकी रिपोर्ट है, और जो राज्य की सरकार उसको अपना प्रतिवेदन भेजती है, इस सबका अध्ययन करना पड़ता जी। था। मैंने गहराई से अध्ययन किया तो मैंने यही देखा कि बजट में जितना पैसा आ रहा है वित्त विभाग, ये पशुपालन विभाग के लिए, जी इस साल आया 40 करोड़, तो अगले साल हो गया 60 करोड़, उसके अगले साल हो गया 100 करोड़, अगले साल हो गया 250 करोड़। जी मगर कहीं से भी जी ये खर्च कहाँ हुआ, कैसे हुआ, इसका रिकॉर्ड नहीं दिखाई पड़ता था सामने। क्योंकि उस समय अगर, अभी भी है कि अगर अधिकाई व्यय हो जाता है, किसी विभाग को बजट में जितना पैसा मिला है उससे ज़्यादा वो खर्च कर देता है, तो एक्सेस एक्सपेंडिचर हुआ। तो उस एक्सेस एक्सपेंडिचर को फिर से सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से विधानसभा के सामने ले जाना पड़ता है। जैसे आज प्रथम द्वितीय अनुपूरक पेश किया है, तो इस तरह से जो भी अधिक खर्चे हैं, कोई नई योजना है, वो इसके माध्यम से जाती थी। तो उसमें कहीं इसका जिक्र ही नहीं रहता था। तब मुझे शंका हुई और मैंने सबों को कहा कि पशुपालन विभाग में तो गड़बड़ हो रहा है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लालू जी मुख्यमंत्री थे, उनको याद नहीं होगा, मगर मैंने उनको बताया था। क्योंकि इसी बीच में जो 2-3 अफसर थे, लंबी कहानी हो जाएगी जी, उनको उन्होंने फिर से एक्सटेंशन दे दिया जी, जो उनके लिए सबूत बन गया। तो ये हो गया। मैं जिससे कहता था वो कहता था कि नहीं, संभव नहीं है, संभव नहीं जी। बजट है, लोक लेखा समिति है, सीएजी है, ये सब के रहते हुए कैसे ऐसा हो जाएगा जी। मैंने बाबरी मस्जिद का जो विवादास्पद ढांचा था, वो टूटने के बाद अडवाणी जी आए, बात हुई, मैंने स्वीकार किया कि मैं भाजपा में काम करूंगा। तो मुझे भाजपा का प्रवक्ता और महामंत्री बनाया गया था। 1994 में भाजपा के 2 बड़े नेता थे, श्री कैलाशपति मिश्रा जी और श्री अश्विनी कुमार जी। अश्विनी कुमार अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था पार्टी का। इन दोनों ने मुझे बुलाकर कहा कि 90 में लालू जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, आज 94 है, 4 साल हो गए हैं, इनके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा है सरकार के खिलाफ में। और यही धारणा है कि ये गरीब घर का पैदा हुआ लड़का बिहार में गरीबों के लिए काम कर रहा है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है जी। हम लोग चाहते हैं आरोप पत्र बनाना जी। तो अब तैयार करा सकते हैं। मैंने कहा कि मैं इसमें आपकी मदद करूंगा, मुझे कई जानकारियां हैं विभागों की, क्या हो रहा है जी। तो मेरा मुख्य रूप से यही था कि जब मैं पत्रकार के नाते नवभारत टाइम्स में लेख लिख रहा था जी। और जो सूचनाएं मेरे पास आती थी, उन्हीं के आधार पर मैंने आरोप पत्र बना दिया जी, जी, जी। उसमें से 10 से 11 बिंदु ऐसे थे जिसमें पशुपालन घोटाला और खजाना से अवैध निकासी का जिक्र था जी, जी। कुल 44 बिंदुओं का आरोप पत्र था जी। मैंने जब सौंपा तो इन लोगों ने मुझे बुलाया और कहा कि इसका सबूत क्या है, प्रमाण क्या है। तो मैंने कहा मेरे पास प्रमाण नहीं है, प्रमाण दस्तावेज हैं जो। बिल्कुल। तो इन्होंने कहा कि देखिए, अखबार में हम लोग देंगे तो कोई दस्तावेज तो पढ़ने जाएगा नहीं, और हम लोग ऐसे नहीं दे सकते, बेहतर है कि आप ही इसको रिलीज कर दीजिए। तो मैंने 1994 में 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिन पर मैंने प्रेस को ये रिलीज किया न्यूज़ की इस तरह से घोटाला हो रहा है। बिल्कुल। तो उस समय घोटाला का ये पहलू सामने आया, मगर कोई भी भरोसा नहीं करता था जी, जी। भाजपा में रामकृपाल सिन्हा जी जैसे लोग थे जो वित्त राज्य मंत्री थे मोरारजी भाई की सरकार में 77 में, इन सबों ने खारिज कर दिया कि नहीं, संभव हो ही नहीं सकता है। अब बजट अफसर हैं, यहाँ लोक लेखा समिति विधानसभा की है, सीएजी है, इतनी संस्थाएं बनी हुई हैं, बैंक हैं, कैसे कोई अधिक निकाल लेगा। हाँ, जी। मैंने कहा मैंने अपनी जानकारी दी है। 1996 में जब सीएजी ने रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई जो मैं कह रहा था। और हमारे मित्र थे, नवभारत टाइम्स में काम करते थे मेरे साथ, सुकांत नागार्जुन जी, उन्होंने मुझे बताया कि पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ा जी। फिर हमने इसको आरंभ किया जी। अब पशुपालन घोटाला का जो केंद्र बिंदु था वो रांची था जी, जी, जी।
सारे के सारे जिसको हम पुष्पारण माफिया कहते हैं रांची में सब रांची पोस्टेड थे। अच्छा जब 1996 में आ गया, बाहर मामला आया, उन्होंने बयान दिया कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। मैं प्रवक्ता था भाजपा का। पहले दिन तो मेरा जो बयान था उसमें साइक्लोस्टाइल बयान हम लोग बना के भेजते थे। जी जी पूरा बयान ही अखबार के दफ्तर से लोग निकलवा लिया, छपा नहीं अगले दिन। अच्छा तो मैं तलब हुआ फिर से अपने नेताओं के सामने जी। कि आपने बयान दिया नहीं। हमने कहा बयान दिया था। हाँ हाँ तो वह क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए। अश्विनी कुमार जी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करिएगा तो तुम अकेले प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे, इससे अच्छा किसी एक और नेता को ले लो इसमें। जी तो मेरे ध्यान में सुशील मोदी आए। जी जी सुशील मोदी उस समय भाजपा के विधायक भी थे जी और कोई विधायक दल में कोई पद पर भी थे। मैं सुशील मोदी के यहाँ गया, जी कहा कि सुशील जी ऐसा ऐसा है। सुशील जी की एक विशेषता थी कि अखबारों की कटिंग रखते थे अच्छा और उनको एक चिट्ठी भी लिख दिया तो फाइल बना के रखते थे। अच्छा जी तो मेरा सुशील जी अपनी पशुपालन विभाग की फाइल निकाली है, उसमें क्या क्या कहा गया है। जी जी तो देखा तो ये बहुत शिकायतें आती रहती थी। तो अनेकों शिकायतें उनके पुलिंदा में बंद थी जी और पशुपालन विभाग के डॉक्टर ही भेजते थे। जी जी तो मैंने कहा कि सुशील जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आप भी शामिल रहिए उसमें। जी जी तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे तो पूछना पड़ेगा अपने नेताओं से। मैंने कहा मत पूछिए, चलिए मैंने बात कर लिया। तो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने किया। जी जी ठीक उसी दिन उसी समय समता पार्टी में भी शिवानंद तिवारी जी ने जी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जी किया। जी जी जो चीज सुशील मोदी के फाइल में था वही सब शिकायत पत्र वो डॉक्टर लोगों ने समता पार्टी को भी दे दिया। तो हूबहू एक ही विषय पर दो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही दिन में हुए। जी जी तो इस तरह से पशुपालन घोटाला जी। की मांग आगे बढ़ी, जी सीबीआई जांच की बात आगे बढ़ी। जी रांची के बीजेपी के दो बड़े नेता, हम्म नाम लेना भी ठीक नहीं होगा, जी। ये हवाई जहाज से पटना पहुंचे हम्म, और हमारे अश्विनी कुमार जी अध्यक्ष थे, जी उनके कमरे में बंद रहे 1.5-2 घंटे। जी मैंने सुशील मोदी को फ़ोन किया कि देखिए 2 लोग आ गए हैं, मेरी शंका है ये लीबापोती करने का प्रयास करेंगे। हम्म, तो सुशील मोदी ने कहा कि आप बेकार शंका करते रहते हैं। हम्म, मगर उन लोगों ने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष से बयान दिलवा दिया कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। अच्छा सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे थे जी। और पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड आ गया, न्यायिक जांच कराई जाए। जी जी अगले दिन सुबह अखबारों में छपा। हम्म, तो हम लोगों ने स्टैंड लिया कि नहीं, जी। कोई न्यायिक जांच नहीं। जी अध्यक्ष के नाते आप हमने बात किया हम्म, कि सीबीआई जांच की मांग। जी जी फिर वकील कौन हो उसमें से, हम लोगों का वकील कौन हो? जी तो उसमें ताराकांत झा जी बहुत बड़े वकील थे जो एडवोकेट जनरल रह चुके थे इमरजेंसी के समय जगन्नाथ मिश्रा की सरकार में। तो उन्होंने कहा कि तारा बाबू हैं, तारा बाबू बड़े वकील हैं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं तारा बाबू हम लोगों को नहीं सूट करेंगे, जी इमरजेंसी में ये एडवोकेट जनरल रहे। फिर बात आई, विनोद कंठ हैं और लोग हैं, बड़े बड़े वकीलों का नाम आया, वकीलों की मीटिंग बुलाई गई और ये हुआ कि रविशंकर ड्राफ्ट कर दे, जी बहस कोई सीनियर करेंगे। जी मैंने अलग से अपने नेताओं से बात किया, कैलाशपति मिश्रा जी, अश्विनी कुमार से। देखिए रविशंकर उस समय नया नया रविशंकर जी जी वकालत ज्वाइन किए थे, अपने पिताजी के जूनियर के नाते काम करते थे। तो मैंने कहा रविशंकर इंटेलिजेंट हैं, तेज हैं, ये ड्राफ्ट कर देंगे और बहुत अच्छा बोलते हैं, जी तो कोर्ट में भी ये अच्छा रखें बात, जी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर इसमें कोई बात नहीं है, ना कोई जी कानून के प्रावधान पर बात है, जी ये बिल्कुल तथ्य के आधार पर है, फैक्ट देना है कोर्ट को। जी और हमने उस समय टांग अड़ा दिया कि वकील होंगे तो रविशंकर ही होंगे हम जी लोग। तो रविशंकर जी वकील हुए, ड्राफ्ट हुआ, हमने सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी, ये लोग पिटिशनर बने। जी और उसी समय समता पार्टी की तरफ से शिवानंद जी के वकील थे पी के शाही, जो भी एडवोकेट जनरल है बिहार में। जी इस तरह से मामला बढ़ा आगे चला। जी अब इसमें बहुत सारी चीज़ें रोज आती थी, हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। जी। तो हाईकोर्ट के जजों ने दे दिया कि नहीं, इसकी सीबीआई जांच होगी। जी तो बिहार की सरकार लालू जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में गई। हाँ
अब ये बहुत लोगों को ये भ्रम है कि सीबीआई जो जांच होगी उसकी मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करेगा, जी ये हम लोगों के आवेदन पर हुआ, पर ऐसा नहीं था। अच्छा जी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो जो यहाँ के बड़े वकील थे, नारीमन साहब उस समय, वो लालू जी के वकील थे, अच्छा जी और सुप्रीम कोर्ट ने अंत में हाई कोर्ट के ऑर्डर को मान लिया कि सीबीआई जांच होगी। जी तब नरीमन साहब खड़ा हुए कि बिहार में जो सरकार है उसके विपरीत सरकार दिल्ली में है, कांग्रेस की सरकार है, जी 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 तो सीबीआई को प्रभावित किया जा सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे, सीबीआई जांच करे जी मगर कोर्ट निगरानी रखे। जी जी तब वहां से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया जी कि कोर्ट की निगरानी रहेगी, जी और हाईकोर्ट के जिस बेंच ने फैसला दिया था उसी को निगरानी का जिम्मा दे दिया। तो लालू जी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का कारण यही हो गया जी कि पूरे सीबीआई जांच की निगरानी कोर्ट कर रहा जी, था, बिल्कुल। इसलिए कहीं से कोई गड़बड़ हो नहीं सकी। और ये मांग हम लोगों ने नहीं की थी, लालू जी के ही वकील ने किया था, ये मांग नहीं मैंने किया था। जी तो लालू जी के खिलाफ ही मामला चला गया। जी जी तो हम लोग हमेशा लड़ते रहे, झारखंड अलग हो गया जी तो ये बात आई कि जो मुकदमे हैं वो झारखंड के हाई कोर्ट में चलेंगे कि बिहार के हाई कोर्ट में हाँ चलेंगे। जी तो उस समय हम लोगों ने कहा कि नहीं, झारखंड के मुकदमे झारखंड में चलने चाहिए। जी फिर लालू जी बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई जी कि एक ही साथ सब जितने एफआईआर हैं जी उसका एक ही साथ ट्रायल हो। जी जी हम लोग भी गए सुप्रीम जी कोर्ट। जी हम लोग के अरुण जेटली वकील थे, तो कभी जेठमलानी जी वकील रहते थे, ऐसे वकील रहते थे। हमने समझाया, उन लोगों को बताया, उन वकीलों को तो बहुत मतलब नहीं रहता था इससे, जी मगर बात ये हुई कि सीआरपीसी में प्रोविजन था कि जहां एफआईआर हुआ है वहीं पर इसका ट्रायल होगा। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने यही दिया कि जो एफआईआर झारखंड में हुआ है झारखंड हाई कोर्ट ट्रायल करेगा, जो बिहार में हुआ बिहार। 90% एफआईआर यहाँ के थे, जी बिल्कुल इसलिए यहाँ के हाई कोर्ट में मामला जी। शुरू हुआ और निगरानी भी हाई कोर्ट कर रहा जी था। बिल्कुल ये होते होते मामला पुख्ता मामला बन गया। जी और अब संयोग है कि लालू जी तो इसमें आए ही, आरोप सिद्धि हुआ उनके ऊपर में। धीरे 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 जितने भी लोग थे जो आईएएस ऑफिसर थे, जितने सीनियर आईएएस ऑफिसर, जी जब उन्होंने मामला उठाया 96 में, जी तो लालू जी के दिमाग में उस समय ये बात नहीं आया कि बड़ा मामला हो सकता है। जी जी उस समय आपको याद भी, लोग कहते हैं कि अमित खरे ने बड़ी भूमिका निभाई जी, थी। जी, अमित खरे जी। चाईबासा में डीसी थे। हाँ डीसी थे उसे उसमें हुआ क्या था कि वीएस दुबे हम्म, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुए थे उस समय बिहार में फाइनेंस कमिश्नर थे। जी तो जब सीएजी ने रिपोर्ट दिया तो स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि हम लोग इस रिपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट जाएं। तो मैं रविशंकर प्रसाद जी के यहाँ गया। जी उनके पिताजी बड़े वकील थे, उन्होंने अपने पिताजी से मिलवाया। उनके पिताजी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट पर हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उन्होंने सही सलाह दिया था, जी। क्योंकि सीएजी संविधान में प्रावधान है कि सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी, बहस नहीं होगी, और ये लोक लेखा समिति में चली जाएगी। लोक लेखा समिति इस पर विचार करेगी। जी तब मैंने फाइनेंस कमिश्नर को एक पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा सीएजी की रिपोर्ट में आया, इसकी जांच कराइए। और हमारा पत्र मेरे कि करीब 7 तारीख के, मुझे याद है 7 फरवरी को ये हिंदुस्तान और अखबारों में मेरा ये बयान छपा था। जी मगर दुबे जी ने इसके पहले जब सीएजी की रिपोर्ट उनके पास गई तो उन्होंने सभी ट्रेजरी को ऑर्डर कर दिया कि आप ट्रेजरी में जांच करिए पशुपालन विभाग के इस मामले की। जी और अमित खरे ने वीएस दुबे के आदेश के अनुसार जांच किया था जी वहाँ, समझे ना। जी और जांच किया तो वहाँ काफी मिला, हंगामा हो गया, सब हो गया। बिल्कुल तो उसमें मुकुंद प्रसाद जी, लालू प्रसाद जी के जी। सबसे चाहते लोग थे, जी सीनियर मोस्ट फाइनेंस कमिश्नर थे उसमें लोग। तो उन लोगों को भी अंदाजा इतना नहीं था। जी अब ये जांच हुई करीब करीब
25 जनवरी के आसपास ये चाईबासा में रेड हुआ था, और बिहार जब एक था तो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री पटना में झंडा फहराते थे जी, और 26 जनवरी को राज्यपाल फहराते थे, और 26 जनवरी को मुख्यमंत्री रांची में झंडा फहराते थे। जी 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 तो लालू जी झंडा फहराने आए थे जी यहाँ, जी, और यहाँ से हड़बड़ी में थे क्योंकि उस समय जो जनता दल था उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होने वाला था। हाँ जी तो लालू जी सक्रिय थे कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाऊं, जी, बिल्कुल और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हो सके जी। तब पार्टी तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल उन्होंने बनाया, जी, उस समय ही बनाया। बिल्कुल। तो लालू जी को ये जानकारी दी गई यहाँ, जी मुझे लगा कि अमित खरे ने मुकुंद प्रसाद जी को बताया होगा, जी, मुकुंद बाबू ने इनको बताया, हम्म। अरे मुकुंद बाबू होत रहा ऐसा, कितना चीज आवेला जा रहा, छोड़ा। लालू जी चले गए दिल्ली। जी, जब ये मामला डिटेल टाइम्स ऑफ इंडिया में निकला, क्योंकि और सब अखबार तो 26 जनवरी को बंद रहते हैं, हाँ जी 27 जनवरी को टाइम्स ऑफ इंडिया उसमें डिटेल छपा था, जी, तब लालू जी के दिमाग में आया कि कुछ बड़ा होने भी तो है। तब एक कमेटी उन्होंने बनाई, करीब करीब 6 सीनियर अफसरों की, जी, फाइनेंस कमिश्नर सब लोग थे, और तब उन्होंने एफआईआर करवाया। जी, और आज वही कहते हैं कि एफआईआर हमने करवाया, और एफआईआर ये इसलिए हुआ कि ये लोग जांच करेंगे, लीबापोती करेंगे, मामले को खत्म कर। जी, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग सीबीआई जांच के लिए आगे बढ़े। जी, तो सीबीआई जांच में लालू जी तो फंसे ही फंसे, ये जितने लोग कमेटी में थे ये सब के सब सीनियर अफसर जेल गए, सब के सब जेल गए। जी, और पशुपालन घोटाले की पृष्ठभूमि विचित्र है। मैंने कई बार समय मिलता है, हमारे एक क्लासमेट थे अशोक कुमार सिंह, जो यहाँ चीफ सेक्रेटरी हुए, आईएएस हो गए जी, थे, जी, जी, चीफ सेक्रेटरी हुए। तो मैं 1991 के आसपास जब लिखता था, पत्रकार था, तो हुआ कि चले अशोक से बात करें, कुछ सूचना मिल जाएगी इससे। तो मैं अशोक कुमार सिंह के ऑफिस गया, उसमें पशुपालन विभाग में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। जी, तो उनके चैम्बर में गया तो बहुत दुखी थे, रोनी सूरत बनाए हुए थे। मैंने पूछा क्या हुआ? अरे बोला क्या करें, हम तो गए थे विभाग की तरफ से जांच करने रांची में, ये जो उनका पशुपालन विभाग का कार्यालय थे, अभी जहाँ खेल गाँव बन गया है, हाँ जी, तो हम गए थे वहाँ जांच करने। जी, हम जांच बढ़िया से किए, हाँ, किलो दिखा रहा है हाँ, कि सांड और गाय आ रहा है हरियाणा से, बड़ी संख्या में खरीद के गाय आ रही है, गाय कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। जी, तो बोल दिया कि चारा का अभाव था, गाय सब भूखे मर गई, बहुत गाय मर गई। दूसरी तरफ चारा पैदा करने में बेतहाशा जी, खर्च हुआ है। जी, तो हम ये सब रिपोर्ट में दे दिए कि सब फर्जीवाड़ा हो रहा है। जी, जी, अब ये हम रिपोर्ट दे दिए, तो हमारी रिपोर्ट जब गई, हमारे सेक्रेटरी थे उसमें अरुमुगम साहब, जो जेल में गए, अरुमुगम साहब जी, जी, रांची अशोक नगर में रहते थे। तो अरुमुगम बुलाया हमको, बड़ी डांटा है हमको, क्या क्या रिपोर्ट दे, तो बदलो फाड़ो, ये करो करो। बोला कि हम एक बार दे दी तो हम बदलेंगे नहीं, जी, तो कल परसों मेरा ट्रांसफर यहाँ से हो जाएगा। मेरा बहुत डांटा है अरुमुगम को। जी, जी, तो हम बोले कि यार बताओ, जब इतना मामला सीरियस है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो बोला कि देखो, एक ईमानदार अफसर है पशुपालन विभाग में, सम शर्मा थे, जी, जी, शर्मा ही हैं, सीनियर भी हैं, उनको डायरेक्टर नहीं बनने दे रहा लालू, और लालू जी ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखा है बहुत सारा, कौन से सोनी राम और कौन राम थे, उनको डायरेक्टर बनाया जाए, तो इसको बनाएगा नहीं सब, तो वही दे सकते हैं सारी जानकारी आपको। जी, उन्होंने कहा फोन कर दीजिए, फिर उन्होंने फोन कर दिया। अगले दिन शर्मा जी ने हमको अपने घर पर बुलाया, जी। मैं गया उनके घर पर। जी, जी, घर पर बुलाया तो बहुत दुखी होकर बोले कि देखिए आप तो आए हैं, अशोक बाबू ने आपका रेफरेंस दिया है, तो मैं आपसे बात कर ले रहा हूँ। मगर मैं वो बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग आते हैं सब सबूत ले जाते हैं, फिर दोबारा कोई लौटता नहीं, उसका कुछ होता भी नहीं, न अखबार में छपता है कहीं। जी, 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 तो हमको लगा शर्मा जी अब मैं भी ले जाऊंगा, और मान लीजिए किसी कारण से नहीं हुआ तो फिर आप हम पर भी यही आरोप लगाएगा। जी, ये सब अपना रखे रहिए, मैं आपसे कोई सबूत नहीं लूंगा, जी, हम लोग देखेंगे दूसरे कैसे तरह सबूत आता है। तो पशुपालन घोटाले का बड़ा सबूत उसमें मिला होता, अगर हम भी थोड़ा ठसक नहीं दिखाए होते जी, 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 कि जाइए मैं नहीं लूंगा आपसे। जी, जी, तो फिर बाद में शर्मा जी सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट से उनकी सीनियरिटी बाहर हुई तो रिटायर हो गए थे। जी, जी, तो ऐसे ईमानदार लोगों को पशुपालन विभाग में नहीं बनाया, नहीं,
उनकी जगह पर जो माफिया के वो चाहते जी थे ना, जी लालू जी ने उन लोगों को ही प्रश्रय दिया। जी तो लालू जी की चिट्ठियां सामने आ गई जी, जो उन्होंने पैरवी के लिए लिखा था, हम्म। ये सब काम आई। जब आप शुरुआती दिनों में घोटाला पे घोटाला उजागर कर रहे थे तो उस वक्त आप सेकंड हैंड स्कूटर में घूमा करते थे। उस स्कूटर की भी अपनी कहानी है। क्या आपको कभी डर नहीं लगा इस दौरान? देखिए, डर नहीं लगता था। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जी भाजपा के नेताओं को ये कहा था हम्म कि आप इनको एक गाड़ी दे दीजिए घूमने के लिए। हम्म। आज भी रामनरेश प्रसाद सिंह हैं, जी जो अभी विवेकानंद फाउंडेशन में काम कर रहे हैं, जी, उस समय आईबी के अफसर थे यहाँ, जी 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 शशिदा बाबू थे, अफसर थे। जी जी तो इन लोगों ने कहा था। अब मुझे लगा कि नहीं, मुझे भरोसा था कि ऐसा कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि एक नुकसान, आर्थिक नुकसान हो चुका था। जी बिल्कुल। तो लालू जी ने कोई क्षति नहीं पहुंचाई, मुझे नहीं पहुंचाया। जी जी अच्छा, उस स्कूटर का भी एक इतिहास है। वो केवल सेकेंड हैंड स्कूटर नहीं था। उसका इतिहास यह है कि हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, डॉक्टर अमित मित्रा, जी बंगाल में बहुत दिनों तक ममता बनर्जी की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे। जी अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े। हम्म। तो अमित भाई, सोनम स्वामी, ये सब लोग हमारे मित्रों की श्रेणी में थे। जी अमित मित्रा के पिताजी ने 1971 में वेस्पा स्कूटर के लिए लाइन लगाया था, जी और उस लाइन के एवज में 1982 में वेस्पा स्कूटर मिला उनको। अच्छा जी तो उस समय 6900 रुपया उसका दाम होता था। अच्छा जी अमित मित्रा विदेश में थे, वहाँ आरएसएस के लोगों के कहने पर राजनीति में यहाँ आए थे। युवा जनता के महामंत्री जी के रूप में काम कर रहे थे। तो दिल्ली में उनके स्कूटर पर घूमते थे हम लोग। 1-1.5 साल के बाद उन्होंने कहा कि राजनीति नहीं चलेगी, मैं फिर जा रहा हूँ अमेरिका पढ़ाने, अच्छा पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी में। जी। तो मैंने उनका वो स्कूटर खरीद लिया। कितने में खरीदा? 6900 का हमने 6000 रुपया लिया हमसे उन्होंने। अच्छा, अच्छा। 6000 रुपया देकर उनका स्कूटर मैंने खरीद लिया। जी। DES 1407 उसका नंबर भी याद है? आज भी स्कूटर मेरे पास है। अच्छा। हाँ, पटना में पटना। वो रखा हुआ है जी, स्कूटर मेरे जी, पास है। जी तो वही स्कूटर था जी। जिस पर उसमें वेस्पा स्कूटर पर चलना शान की बात हाँ, होती शान की हुआ बात करती थी। जी तो स्कूटर पर मैं घुमा, कहीं मुझे भय भी नहीं लगता था और मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं हुई, क्योंकि हम लोग साथ काम करते थे। लालू जी की पार्टी में भी जितने लोग थे, बड़े नेता थे, सबसे तो अच्छा परिचय था, बढ़िया परिचय था। जी जी जी। इसलिए इतना तो लगता था कि इतना आंख में लाज होती है। तो मेरा कोई नुकसान किसी ने कोई नहीं किया, प्रयास भी नहीं किया इसके लिए। आप मुंह पर किसी भी नेता को आईना दिखा देते हैं, पहले बताते हैं, फिर चेताते हैं, उसके बाद धजिया उड़ा देते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला आपका आलोचक भी ना हो। मैं जिक्र करना चाहूँगा 2019 में अंत समय तक, नॉमिनेशन के वक्त तक आपको पता नहीं था कि भाजपा आपको टिकट देगी या नहीं। तो इसके बारे में अगर आप संक्षिप्त में कुछ बताना चाहें तो। देखिए, मैं आपको बताया था ना, 1962 से जब मैं 8वीं क्लास में था तब से मैं आरएसएस संपर्क में था। विद्यार्थी परिषद में आया, जनसंघ में काम किया, भाजपा में काम किया। बीच में हमने अलग राह पकड़ी, उसका भी कारण था, कोई बात हुई तो हम लोग बताएंगे। अब जब मैं फिर से 1993 से काम करना शुरू किया भाजपा में, तो हम लोग मानते थे कि भाई भाजपा का एक अनुशासन होता है, पार्टी का अनुशासन होता है, और उस अनुशासन को ऊपर के लोग नहीं मानेंगे तो उनको अच्छा कार्यकर्ता नहीं कहा जाएगा। मैं मंत्री बना रघुवर जी की सरकार में जी। और मैं मंत्री बना, उसके पहले मेरे रघुवर दास से अच्छे संबंध नहीं थे। और 2013 में मुझे निशिकांत दुबे जी ने फ़ोन किया जी। कि रघुवर दास जी आपसे बात करना चाहते हैं।
बेहतर होगा कि आप लोग किसी कार्यक्रम में दिल्ली आते हैं तो हमारे यहाँ आइए, बात होगी। जी निशिकांत दुबे के ऑफिस में मैं, निशिकांत दुबे जी, रघुवर दास जी, तीन ही लोग थे। वहाँ बात हुई और ये हुआ कि भाई अब जो हो गया पीछे वो हो गया, जी जी अब से हम लोग एक साथ मिलकर काम करें, भरोसा के साथ काम करें। जी जी ये तय हो गया। हम लोगों ने 2013 के बाद 14 के चुनाव में काम किया। तो मुझे लगा था कि अब हम लोग के जो संबंध हैं वो नए सिरे से स्थापित हो रहे हैं। जी मगर जब रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे के उम्मीदवार थे, मेरा भी नाम चल रहा था, ये जेपी नड्डा जी जो अध्यक्ष हैं जी 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 ये आए थे, बीनार होटल में ठहरे थे। मुझसे बोला, इनसे बहुत पुराना परिचय है नड्डा जी से, जब बचपन बच्चे थे तब से। जी उन्होंने हमसे कहा कि पार्टी ने तय कर लिया है कि रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसलिए अब अपना कोई दावा हो तो छोड़ दीजिए उसको। अच्छा जी तो मैंने कहा देखिए कोई दावा भी नहीं था, मीडिया में चलता है, जब तय हो गया है तो तय हो गया है। जी अब रघुवर दास जी को मुख्यमंत्री की शपथ लेनी थी जिस दिन, जी उसके पहली वाली रात में 12 बजे मुझे भाजपा कार्यालय में बुलाया गया। उस समय भाजपा कार्यालय में सौदान सिंह थे जो वहाँ के माने जाते थे, राजेंद्र सिंह सिद्धू यहाँ के संगठन मंत्री थे, जी जी त्रिवेंद्र सिंह रावत थे जो यहाँ के प्रभारी थे। जी ये सबके सब एक ही जाति के थे, जाति के हम लोग हैं। मुझे बुलाया गया सामने। जी आधा घंटा इधर उधर के बाद फिर रघुवर दास जी को भी बुला लिया गया था वहाँ। इधर उधर की बात होने के बाद मुझे सौदान सिंह ने कहा कि भाई साहब कल रघुवर दास जी शपथ ले रहे हैं, इनके साथ 4 मंत्री शपथ लेंगे, आपका नाम नहीं है उसमें। हम लोगों ने इसीलिए आपको बुलाया है कि आपको हम लोग पहले से ही जानकारी दे दें। जी जी तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरा नाम नहीं है। आगे भी उन्होंने कहा कि जब विस्तार होगा तो आपको मंत्री बनाया जाएगा। तो मैंने कहा कि आप मुझको उस समय भी मंत्री मत बनाइए, मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। जी जो संगठन ने तय किया है तय किया है। जी अगले दिन 4 मंत्रियों के साथ रघुवर जी का शपथ ग्रहण हुआ। अब उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होने में बहुत समय लगा। फरवरी में जाके जी 19 या 18 तारीख को विस्तार हुआ। तो उसमें मुझे मंत्री बनाया गया, मगर दिल्ली से जो मुझे जानकारी मिली कि रघुवर दास जी ने वीटो कर दिया था कि इनको हम मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे। मगर चूंकि मुझे आश्वासन दिया था पार्टी के आला कमान ने, तो उन्होंने कहा कि उनको तो रखना ही रखना होगा। तो मैंने मंत्री पद का शपथ लिया और एक छोटा विभाग, खाद्य आपूर्ति विभाग, मुझे दे दिया गया। तो बहुतों को ये कयास था कि मैं मंत्री रहना इस विभाग के साथ स्वीकार नहीं करूंगा। कई लोग मेरे पास आए और चूंकि मैंने शपथ ग्रहण किया तो मैंने सरकारी गाड़ी को छोड़ दिया था, लाल बत्ती वाली गाड़ी, अपनी गाड़ी से ही आया था। तो और लगा लोगों को कि शायद कल अखबार में आएगा कि मंत्री नहीं बनेंगे। कई लोग आए, पत्रकारों में भी लोग आए। उस समय आपके अमरकांत जी हैं जो भास्कर अखबार के संपादक थे, उससे वो भी 4-5 लोगों के साथ, और भी लोग, कई पत्रकार लोग आए कि नहीं ये हो गया, छोड़ना नहीं चाहिए। हमने कहा मैं कहाँ कर रहा हूँ छोड़ने के लिए, पार्टी का आदेश है, पार्टी ने जो दिया उसको काम करेंगे। नहीं, सब जगह ये हल्ला है कि आपको बहुत अपमानित किया गया है, आप कहीं रहेंगे। मैंने कहा ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं मंत्री रहा। उस समय मंत्री रहते समय कैबिनेट में मैं कई मुद्दों को उठाता था मतलब जो निर्णय होता था मैं बता रहा था कि ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसा नहीं। तो ये सब इलाज मिलाकर एक तनाव का वातावरण मेरे रघुवर दास जी के बीच में बन गया था। रघुवर दास जी ने कई जगहों पर दिल्ली से लेके पटना, रांची ये मैसेज दिया कि इनको हम टिकट नहीं लेने देंगे जो अगला चुनाव होगा 2019 में। मेरे पास भी खबर आई। तो जब चुनाव नज़दीक आया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग बैठने वाली हुई, तो मैं दिल्ली गया। और जितने नेता थे, प्रधानमंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, हमारे रामलाल जी उसमें संगठन महामंत्री थे, सबों से मैंने यही कहा कि भाई देखिए रघुवर दास जी ने ठान लिया है कि मुझे टिकट नहीं दिलवाएंगे
और परंपरा ये रही कि मुख्यमंत्री अगर कहीं वीटो लगा देता है जी तो वही बात होती है। जी इसलिए मुझे आप लोग टिकट नहीं दीजिएगा। हम्म, मगर आपको टिकट नहीं देना है तो आप मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और कह दूंगा कि पार्टी ने मुझे बहुत दिया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, जी अब मैं आगे चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं पार्टी के संगठन का काम करूंगा। तो एक मेरी भी प्रतिष्ठा रह जाएगी, एक सम्मानजनक मेरी विदाई आपके इस विधायकी काम से हो जाएगी। सबों ने कहा कि भाई साहब ये कैसे होगा, आप नहीं चुनाव लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा, कैसे होगा, नहीं चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है। मगर मेरे मन में हमेशा था कि रघुवर दास ठान लेंगे तो मुझे टिकट नहीं मिलेगा। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी, उसके शाम को पहले मैं राजनाथ सिंह के यहाँ गया। मैंने कहा कि मैंने पहले भी आपसे कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि मुझे आप लोग पार्टी टिकट नहीं देगी। मैं फिर यही कहता हूँ कि मुझे कल भी कह दीजिए कि टिकट नहीं आपको दिया जाएगा, तो मैं ही इसकी घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मगर मेरे साथ छल हुआ तो मैं उसी व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा जिसके कारण से स्थिति पैदा हुई। और मेरी उम्मीद है कि कल पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में राजनाथ जी आप इस सारी बातों को कह दीजिएगा। राजनाथ सिंह ने टोटल बात कह दिया वहाँ, क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में अर्जुन मुंडा भी थे और भी लोग थे। तो जब मेरे सीट की बात आई जमशेदपुर पश्चिम की, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इस पर क्या विचार करना है, चलिए आगे बढ़िए। और उसमें अमित शाह जी ज़्यादा प्रभावित थे रघुवरदास जी से। अमित शाह जी ने कहा कि नहीं, ये तो अनुशासन में रहते नहीं हैं, सरकार के खिलाफ भी बोलते रहते हैं, ये ठीक नहीं होगा उनको टिकट देना। इन्होंने किताब लिखी, उस किताब का विमोचन इन्होंने नीतीश कुमार जी से कराया। नीतीश कुमार जी से हम लोगों का संबंध 36 का है। तो ये कई उन्होंने तर्क दिया। फिर राजनाथ जी ने अपनी बात कही कि वो मेरे पास आए थे, उनको वो नहीं, इसके लिए बहुत उत्सुक नहीं कि मुझे टिकट मिले ही मिले। उन्होंने ही कहा है कि नहीं देना है तो पहले मुझे बता दीजिए, मैं घोषणा कर दूंगा। तो रघुवर दास जी ने रिएक्ट किया, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि उन्होंने भी कहा है कि जब मेरे साथ छल प्रपंच होगा तो मैं मुख्यमंत्री के खिलाफ ही चुनाव लड़ूंगा। तो रघुवर दास जी खड़ा हो गया, अरे लड़ने दीजिए, 5,000 वोट आएगा, दीननाथ पांडे को जो हुआ था वैसा ही होगा, ये होगा। तो मेरा सीट पेंडिंग में रख दिया गया। 3 दिन के बाद फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग हुई। तो मैंने नड्डा को फोन किया। नड्डा बहुत जूनियर थे, हम लोग जब पटना में काम करते थे। तो नड्डा ने 1 दिन के बाद मुझे फोन किया, तो कहा कि भाई, मैंने कहा कि भाई नहीं टिकट देना है तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा भाई साहब आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को नाराज कर लिया। तो हमने कहा भाई मुझे आप तर्क मत दीजिए मैंने क्या किया है, सीधी बात है कि आप अध्यक्ष हुए पार्टी के, तो आप टिकट मिलेगा कि नहीं, हाँ नाम ये बता दीजिए मुझको। ये तो पार्टी बोर्ड ही तय करेगा। तो सेकेंड मीटिंग में भी कुछ तय नहीं हुआ। पार्लियामेंट्री बोर्ड की तीसरी मीटिंग हुई, झारखंड की सभी सीटें क्लियर हो गई, एक मेरी ही सीट रह गई। उसमें भी तय नहीं हुआ कि मुझे टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरी जगह किसको मिलेगा। जब चौथी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग तय हुई और उसके 1 दिन के बाद नॉमिनेशन का लास्ट डेट था, मुझे उम्मीद थी कि आज कुछ तय हो जाएगा। चौथी मीटिंग हुई, वो पेंडिंग ही रह गया। तब मुझे लगा कि ये लोग चाह रहे हैं कि नॉमिनेशन का डेट किसी तरह से खत्म हो जाता, तो ये करेंगे क्या। तब मैंने प्रेस को बुलाया वहाँ, शनिवार की शाम थी, रविवार के बाद सोमवार को अंतिम दिन था नॉमिनेशन का। तब मैंने घोषणा किया कि अब मैं भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, अब मैं जमशेदपुर पूर्वी में जो रघुवर दास का क्षेत्र है उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ूंगा। ये घोषणा हुई। तो ऐसी स्थिति में मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया। उस क्षेत्र के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, कोई काम मैंने नहीं किया था। ऐसी स्थिति में गया, मगर जब मैं गया तो लोग ही मेरे साथ हो गए, क्योंकि रघुवर दास जी और इनके परिवार ने जो उपद्रव किया था इनके मुख्यमंत्री रहते हुए, उससे बहुत लोग प्रताड़ित थे और खुद ब खुद लोग मेरी तरफ आ गए और मैं चुनाव जीत गया। यही हुआ था उस समय। उस वक्त
जब आप जमशेदपुर पूर्वी से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तो लालू प्रसाद यादव जी का फोन आया था आपको, क्या कहा था उन्होंने देखिए उस समय ऐसी स्थिति बनी थी कि एनडीए था आपको? जी। और उस सीट पर नीतीश कुमार जी ने जनता दल ने मेरा समर्थन किया था। सुदेश महतो भी एनडीए घटक थे उस समय 2019 में। जी जी मगर सुदेश महतो ने भी ओपनली बयान देकर मेरा समर्थन किया था। जी जी और लालू जी ने भी मेरा समर्थन किया। जी मुझे याद है कि प्रतीक शर्मा नाम का एक यंग लड़का था, आजकल वकील हो गया है, वो मेरे साथ मेरे सहायक के रूप में घूमते थे। जी तो मेरे साथ घूम रहा था, एक बार मेरा फ़ोन लिया था, अचानक उसका फ़ोन गिर गया, हड़बड़ाया। मैंने कहा क्या हो गया प्रतीक? अरे लालू जी का फ़ोन है। लालू प्रसाद, एक आदमी बोला लालू प्रसाद है। तो जो लालू जी की दहशत थी जी उसका फ़ोन गिर गया। मैंने फ़ोन लिया, फिर से लगाया। हम्म, लालू बोले कि देखा चुनाव में तुम्हारा हम समर्थन कर दिले बानी, हाँ, जी कौनो इलाका में जी अगर हुई कि हमारे लोग वोट नहीं करत तो हमरा के फ़ोन करिए, जी हम ठीक करा देव सब। जी, हमको भी आश्चर्य लगा कि जिस लालू जी से हम लोग का ऐसा रिश्ता रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, अचानक लालू जी ने मेरा समर्थन कर दिया। जी जी तो हम लालू जी के प्रभाव के जितने क्षेत्र थे हम्म, वो हम प्रचार में जाते थे तो पहले से लोग कहते थे कि साहब का फ़ोन आ गया है, जी आपको कुछ नहीं करना है। जी उन्होंने मेरा समर्थन किया, बिल्कुल, लालू जी ने समर्थन किया, एनडीए में रहने के बाद नीतीश जी ने, सुदेश महतो ने, इन लोगों ने भी मेरा समर्थन जी किया। जी जी तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ, एक धारणा बनी कि सब समर्थन कर रहे हैं। और मैं तो पता नहीं था क्षेत्र का, था पता, बूथ भी नहीं पता था। बूथ पर लोगों ने अपने ही तैयारी की, अपने कमेटी बनाया, बूथ के दिन खाने पीने व्यवस्था सब लोगों ने अपने जी बिल्कुल, अपने किया। बिल्कुल, और मैं आप जीत के बाकी चुनाव जीत इतिहास गया, नतीजा आया। बाकी तो है, तो जी लंबी कहानी कोई देखा होगा और जी। चाहे तो इस पर एक किताब लिख सकता है, चुनाव का प्रचार कैसे कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह की बातें हुई। तो मैं ये मानता हूँ कि तुलसीदास ने लिखा है कि हुई है सो जो राम रचि राखा। जी तो वैसी चीजें हो जाती हैं और कोई ऐसी शक्ति है जो आप अदृश्य शक्ति की बात मुझे करते हैं। निर्णय लेने के लिए बाध्य कर देती है, आप अदृश्य शक्ति की बात करते हैं अक्सर, जो आपको हमेशा मदद करती है। मदद करती है। जब मैंने आरएसएस ज्वाइन किया, साइंस कॉलेज में विद्यार्थी परिषद का अध्यक्ष घोषित हुआ। जी मैंने आपको बताया था कि संबंध सभी दलों में काम करने वाले लोगों के साथ थे। बिल्कुल, संगठन इसे अच्छा नहीं मानता है, जी जी इसलिए मुझे कुछ दिन के बाद अध्यक्ष पद से वहाँ साइंस कॉलेज के हटा दिया गया जी था। जी गोविंदाचार्य जी से अच्छी मित्रता है जी और ब्रिलियंट आदमी है, भूत की तरह काम करते हैं। हम्म, तो मैं हॉस्टल में था, प्रीफेक्ट था, तो मेरे कमरे में आया करते थे। उस समय एक और व्यक्ति साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में थे जी जो उस समय डिमॉन्स्ट्रेटर थे, चंद्रमाधव प्रसाद सिंह। अब चंद्रमाधव प्रसाद सिंह इतने पॉपुलर थे कि उनके साथ 30-40 लड़के घूमते रहते थे, अच्छा फौज घूमती रहती जी थी। जी और शुरू में वो सब लोग आरएसएस के थे। जी और किसी बात पर मतभेद हो गया जी। कि इंजीनियरिंग कॉलेज की शाखा हाँ में कौन अधिकारी होगा, किसको कौन अधिकारी प्रणाम करेगा। ये सब गाँव से आए हुए लोग थे, उनको पसंद नहीं आया कि भाई अब इसको हम प्रणाम करेंगे, रोज प्रणाम करेंगे। अड़ गया। तो चंद्रमाधव सिंह ने कहा कि सब इस शाखा में सब लड़का हम लाते हैं और ये अधिकारी कैसे हो जाएगा। तो चंद्रमाधव सिंह ने पैदल शाखा चलाया कई महीना तक। बाद में आरएसएस ने उस शाखा को भंग कर दिया, खत्म कर दिया। ये चंद्रमाधव सिंह का इतिहास था। जी और चंद्रमाधव सिंह मेरे यहाँ भी आते थे, जी संबंध था। तो एक बार आए गोविंदाचार्य, तो चंद्रमाधव सिंह बैठे हुए थे वहाँ पर। जी जी मुझे नहीं पता था इतिहास का। जी जी अगली बार से कई महीने तक गोविंदाचार्य मेरे यहाँ आए ही नहीं आए। मैंने पता क्या है, गोविंद जी आए नहीं। तो बोला कि चंद्रमाधव सिंह ये सालों आप यहाँ बैठते हैं तो क्यों जाएंगे। उस तरह का कई चीजें। एक बलराम सिंह थे जो माया अखबार में पत्रकार थे। जी जी गोविंदाचार्य के साथ था क्या कि स्ट्रिक्ट अनुशासन का पालन करते जी थे जी और विचारधारा से इतर जी कोई डेविएशन नहीं। नहीं तो बलराम सिंह भी आरएसएस में थे। हम्म, गोविंदाचार्य ने उनको डांट फटकार किया कि जो काम आप माया में कर रहे हैं ठीक नहीं है। जी जी तो
हर साल नागपुर में तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का होता है, जो द्वितीय वर्ष कर लेता है जी जी उसमें से लोग तृतीय वर्ष जाते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट PhD एक तरह से कहिए। जी जी तो सारे प्रचारक जाते हैं। जी तो उस समय गुरु जी थे, गोरवलकर साहब जिंदा थे। तो गोविंदाचार्य नागपुर पहुंचे, उसके पहले तार पहुंच गया था बलराम सिंह का कि गोविंदाचार्य नहीं गुंडाचार्य है। जी जी तो बलराम सिंह थे, माया में थे, पत्रकार थे, तो उन लोगों से स्वाभाविक आना जाना रहता था। एक प्रताप सिंह थे जो बाद में ये डिस्ट्रिक्ट जज होकर रिटायर किए, बबुआ के रहने वाले थे। अब वकील थे लोग, अच्छे परिवार के थे। जो अनुशासन का डंडा चलता है ना, विधानसभा में थे। तो कमेटी बनने में हुई, प्रताप जी ने कहा कि नहीं ऐसे बनेगा, ये गोविंदाचार्य कौन होता है ये करने वाला, हम लोग बनाएंगे। बाई चांस ये सब के सब लोग हमसे भी संबंधित थे। तो ऐसी धारणा बनी कि भाई ये विद्यार्थी परिषद में संबंध भी है। तो काफी साल, 1.5 साल तक मेरा अलगाव रहा। फिर बाद में स्थिति सामने आई, समझ बना। उसके बाद से मैंने पूर्णकालिक के रूप में काम करना शुरू किया। वो भी काम शुरू किया तो मतभेद हुआ, RSS के साथ मतभेद हुआ, काफी बड़ा मतभेद हुआ। तो मुझे उससे अलग होना पड़ा। कई बार मुझे, क्योंकि मुझे जो ठीक लगता था मैं वो करता था। मैंने कहा कि भाई हम संगठन का काम कर रहे हैं, संगठन के काम में हम आपके प्रति जिम्मेदार हैं। व्यक्तिगत स्तर पर कौन मेरा मित्र है, कौन मेरे यहाँ आता है, किससे क्या मेरा संबंध है, ये अलग है। उससे आपके संगठन का काम प्रभावित हो तो आप हमको बताइए। तो ये गलतफहमियां आधा दर्जन बार ऐसा हुआ होगा कि हर बार कोई ना कोई अदृश्य शक्ति ही मेरे पक्ष में खड़ा होती है, फिर से मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाती है। और आज भी इसको मैं विशेषता नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा स्वभाव दोष है जी। मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि मेरे सामने जो कुछ मुद्दे आते हैं, गलत हैं, सही नहीं हैं, या मुझे अच्छा नहीं लगे तो मैं उनको वोकल होकर मैं उठाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि इसका मेरे कैरियर पर क्या प्रभाव होगा। यानी मैं कैरियरिस्ट नहीं होकर जो व्यवहारवादी हूँ, मुझे सही लगता है, मैं सही काम करता हूँ और आज तक वैसे ही होते आया है। जी सर, पॉडकास्ट में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत समय दिया। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को भी।